मुझे लगता है कि एक है ना पूरे एक जिंदगी जीने की शैली है, काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, वे टू लिव लाइफ। तो उसमें देखे तो अनलाइक अन्य दर्शनों में जहां पर कई दर्शन हुए हैं भारत में भी एंड विदेश में देखना पड़ेगा दर्शन, भारतीय दर्शनों की ये रही, आपको तो पता ही है कि ये जीने से जुड़े चीजों पर भी कमेंट करता है, तो टिपिकली रिलीजन्स का जो डोमेन रहा है। सो दर्शन को पढ़ना, सोचना और उसको जीने में क्रियान्वित करना, ये एक लाइफ लॉन्ग पूरी जिंदगी का वो है, मुझे ऐसा लगता है अभी। लेकिन भैया ये कहाँ लेके जाएगा, इसका तो कोई जो दर्शन है जो हम जैसे मैं अपना थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एमए फिलॉसफी इसलिए ले लिया था क्योंकि एमए में फिलॉसफी में स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्हें जान पहचान की थे, मंजू ये ले लो, इसमें नंबर भी अच्छे आते हैं। और हम लोग टोटल मिला के 15 लोग थे यूनिवर्सिटी के अंदर, जोधपुर यूनिवर्सिटी में, राजस्थान से किया मैंने। तो ठीक है, पढ़ने में बहुत रुचि थी, इंटेलिजेंट तो नहीं थी लेकिन मेहनती बहुत थी। मेहनती होने की वजह से गोल्ड मेडलिस्ट टॉप पर किया, जॉब लग गया यूनिवर्सिटी में, तो साथ के साथ पीएचडी भी कर ली। लेकिन वो बीच में सब पूरा क्रम छूट गया, फिलॉसफी बिल्कुल छूट गया, जबकि मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत अच्छे से काम किया था। मेरा रिसर्च का टॉपिक भी प्लेटो ही था, प्लेटो से मॉडर्न फिलोसफर्स तक था। अब वापस ये जो दर्शन पड़ा, तो अब वो पीछे वाला था जैसे वो इरेज ही हो गया भैया। एकदम जैसे कोई लगता है कि ये तो बिल्कुल नई चीज है, एकदम दृष्टि खुली, और ऐसा लगा बहुत लेट हो गया, ये चीज पहले मिल जानी चाहिए थी, तो शायद जीने का तरीका पहले से और भी बेटर हो सकता था। और अब ये कहाँ लेके जाएगा, कई बार सोचती हूँ मेरे पास टाइम ही कितना है। तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जब मेरे पास ज्यादा 60 इयर्स की हो चुकी हूँ, तो हाउ मेनी इयर्स आई एम गोइंग टू लिव नाउ, समय भी तो कम है। तो कोई बात नहीं, सोम भैया उस जब हम शिविर मिले थे कहते कोई बात नहीं, अगले जन्म की तैयारी करो। सो यू हैव एंटर्ड इन अ प्रिपरेशन, अपना एडमिशन लिया वापस, अगले जन्म की तैयारी करो। कहाँ लेके जाएगा ना भैया इतना जो, मतलब हम कब तक ये समुद्र के किनारे से पेबल्स ढूंढते रहेंगे बार बार। देखिए आज ही जो है, मैं सवेरे बैठ के ही, अभी क्या है, मैं पहले दर्शन के जहां पर एक्टिविटी होता है, मैं पहले अमरकंटक रहा, मैं और मेरी पत्नी, उसके पहले अछोटी रहे। सो जो हमारे जीने का जो जगह था, द कंटेनर ऑफ आवर लिविंग वाज इन एंड अराउंड द दर्शन। नाउ वो एम्पावरिंग भी है और लिमिटिंग भी है। वो एम्पावरिंग इस अर्थ में है कि यदि आप है ना, आपको कुछ ऊर्जा देती है, लाइक फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप किसी फिजिक्स के इंस्टीट्यूट के अंदर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग एज कम्पेयर टू योर ऑन योर ओन। तो आप जब अपने आप रहते हो तो आपको अधिक वो रखता है ना, क्या कहें, इम्पेटस, सपोर्ट कम मिलता है वातावरण से। सो एंड सिंस वी कम बैक टू पुणे, 1.25 वर्ष हो रहा है यहाँ, वैसे कोई क्या पारिवारिक जीवन है, सब लोग अपने अपने जीवन में रहते हैं, एंड बाहर पेड़ पौधे हैं, है ना, पदार्थ प्राणवस्तु, और मैं सीधा, बीच में कोई आदमी नहीं है। सो मैं भी कुछ सोच ही रहा था, इनफैक्ट आई कैन जस्ट पुल इट अप, आई शेयर इट विद अ फ्यू फ्रेंड्स कि फाइनली हम लोग मतलब की आवाज आती है, आप जब क्लास लेते पीछे तोते बोलने की आवाज भी आती है, पता नहीं तोते की आवाज लगती है, पैरट्स की आवाज आती है। हाँ, अभी नहीं आ रही, बहुत बार आती है। हाँ, कुछ कुछ है यहाँ पर, तोते हैं कि क्या है। बट so देखिए, I can just pull it up, we can just I'm just sharing it as a, जैसा मेरा ये सोचना है कि कोई भी दर्शन, कोई भी विचारधारा की पढ़ने की एक परंपरा होनी चाहिए, पढ़ के चर्चा करने की परंपरा, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो इसको मैं मानता हूँ, मतलब इसको कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे मानने से कुछ होगा, ये एक श्रवण की परंपरा है, कल्चर ऑफ रीडिंग एंड ट्राइंग टू इंटरप्रेट द दर्शन। द सेकेंड एस्पेक्ट इज, उसको जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं, एंड प्रैक्टिस में लाने में यदि देखें तो एक होता है वैचारिक प्रैक्टिस, है ना, हम अपने विचारों के, हम कैसे सोचते हैं उसमें परिवर्तन करने के लिए हम देखते हैं।
जनरली जो हम पढ़ के दर्शन के तर्कों को समझते हैं, हमारे दृष्टिकोण बदलते हैं, द वे वी थिंक और लुक एट थिंग्स चेंज, है ना। एंड लोगों में जनरली ये बहुत फास्ट होता है इस दर्शन के कारण, एंड दैट शोज द एक्यूरेसी ऑफ द दर्शन एंड द आई वुड से जो इम्पैक्ट जो शब्दों का जो चयन हुआ है दर्शन में, उसकी इम्पैक्ट जो है ना। और मध्य दर्शन में इसको यदि सोचेंगे तो जीवन क्रियाओं को या चैतन्य क्रिया को एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा, ना, नागराज जी ने पूरा का पूरा देख के उसको बहुत एक्यूरेटली, आई लाइक टू यूज द टर्म, रिवर्स इंजीनियर किया है कि कौन से शब्द और कौन से तर्क और चीजों को कैसे बताने से जीवन की उस क्रिया में जो वास्तविकता उसको दिखना है उसके और वो निकट जा सकता है। एंड आई थिंक जो जीवन विद्या शिविर की सफलता है वो भी उसी के कारण है। बाकी तो प्रबोधक की कलाकारी है ना। कलाकारी इज इन कीपिंग द ऑडियंस एंगेज्ड एंड कनेक्टिंग विद देम, है ना, वो सब कुछ हद तक काम करता है। बट उसके बाद द दर्शन टेक्स ओवर, तो हमारे अंदर एक वैचारिक परिवर्तन होता है इन द वे वी सी थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड द लार्जर पिक्चर ऑफ लिविंग, एंड हर व्यक्ति उसको अपने ढंग से उसको अप्रोच करता है। जीने का दूसरा पक्ष है कि हम अपने भावों में परिवर्तन करें, एंड भाव जनरली देखें तो लोगों के प्रति हमारे अंदर जो मान्यता है वो होता है। तीसरा एक होता है जीने में परिवर्तन, जिसको हम बोलेंगे, अभी इंग्लिश में शब्द है लाइफस्टाइल, आई काइंड ऑफ डोंट लाइक दैट वर्ड वेरी मच, बट जीने की जो शैली है, एंड जीने की शैली का मतलब है कि उसमें भौतिक जो शैली है, तो भौतिक शैली में घर हो गया, आपका आहार हो गया, विहार हो गया, और आहार का मतलब उपभोग है ना, जो हम कंजम्पशन करते हैं उसका जो स्वरूप है, और उसका स्रोत क्या है जिसको अभी स्वावलंबन, तो ये एक और एक पहलू है जीने का। तो एक प्रधान पहलू है लोगों के साथ हम कैसे रहते हैं, है ना, एंड सेकंड है कि ये जो भौतिक वाला पहलू है। द थर्ड इज उसके बाद हम समाज में अपनी उपयोगिता को कैसे देख पाते हैं, कैसे देखते हैं। अभी भी यदि मानव को मैं देखूं तो आदमी इतना कर ही रहा है, केवल लोग इसके प्रति सतर्क नहीं है, दे आर नॉट अवेयर कि उनकी एक भौतिक पहलू है विच डिफाइंस देयर लिविंग, उनकी एक संबंध या भावात्मक पहलू है ना। सो आई वाज ट्राइंग टू एस्टिमेट कि where we'll get to, and this I shared it with some people, जो हमारे एक मनन ग्रुप है छोटा सा, 2-3 of us in that have spent around more than 12 years with the darshan. Some people have spent a little less, but all serious people, है ना, जिनको अपने पूरी जीवन को इसके अनुरूप ढालने के लिए प्रथम प्राथमिकता में है। Nothing else is more important for these people, yeah. तो this I can send it on the group as well, ऐसा कुछ ये नहीं है। So I was saying that कोई भी दर्शन की जो परंपरा है उसमें एक तो श्रवण की परंपरा और दूसरा एप्लीकेशन नॉलेज में लोग क्या अनकवर करते हैं, इसकी एक हेल्दी एंड लाइव एंड इंटरैक्टिव मुझे लगता है कि आदान प्रदान होना चाहिए विचारों का। श्रवण और जो आप बता रहे हैं, आपका मैं वीडियोस अभी इन दिनों में सुन रही हूँ, अध्ययन वाला जो आपने स्टूडेंट में, उसमें मैंने जो शेयर अध्ययन प्रक्रिया पे आपने जो 6-7 वीडियोस बनाए हैं, वो तो मतलब अमेजिंग भैया, कैसे मतलब इस तरह से अध्ययन को समझाया गया है, कैसे हमें अध्ययन करना है। ये जो आप कह रहे हो, ये जो शेयरिंग है, जो स्पेशली जो आप लोगों के एज के हैं, जो इस तरह से समझ के अध्ययन की पूरी प्रोसेस समझा रहे हैं, ये चीजें किसी अभी तक समझी भी नहीं, मतलब वास्तव में भैया मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से क्वालिफाई होते भी फिलॉसफी में कहीं पर इन चीजों का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है कि कैसे अध्ययन किया जाना चाहिए, कैसे जीवन प्रक्रिया को समझना है, और जो कि 24 आवर्स हमारे अंदर हो रही है। हाँ, ये सब वही नागराज जी की कृपा है उनके साथ बात करके उन्होंने जो बोला, जो लिखा है, उसको फिर हम कैसे इंटरप्रेट करें और कैसे स्ट्रक्चर करें, इसका एक मुझे लगता है प्रयत्न है वो। परंतु जिसको अभी हम वेस्टर्न शब्द जो है फिलॉसफी, भारतीय इसमें दर्शन, अभी जो एकेडमिक फॉर्मेट आया है, यूनिवर्सिटी फॉर्मेट, उसमें भाषा और तर्क और शास्त्रार्थ, है ना, कंपैरेटिव स्टडी, फिर रिसर्च पेपर, इस प्रकार की एक प्रक्रिया बनी। सो इट गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल फाउंडेशन,
परंतु यदि हम दर्शन के प्रैक्टिशनर्स को यदि देखें, इफ यू गो टू सम ऑफ द गुड आश्रम्स, नाउ द वर्ड आश्रम इटसेल्फ हैज बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक, बट जो सिंसियर जगह है, देयर आर सम इन ऋषिकेश, सम इन तमिलनाडु, और भी कहीं कहीं जो जगह होंगी, जस्ट 2 or 3 दैट आई एम अवेयर ऑफ। वहां पर जब हम लोगों से मिलेंगे तो दिखेगा कि जैसे वेदांत परंपरा का फॉर एग्जाम्पल, विच इज द मोस्ट प्रेवलेंट वन भारत में, सांख्य वगैरह के कम ही मिलते हैं, तो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं एंड उनके पास बहुत सारे मटेरियल है जो पिछले 700, 800, 1000 वर्षों से जो अलग अलग लोग उस रास्ते पर चले, उसमें अलग अलग चीजों को लिखे हैं और जिसको वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। एंड आई नो दैट दिस काइंड ऑफ, जिसको लिविंग ट्रेडिशन बोलेंगे ऑफ प्रैक्टिस, ये बुद्धिज्म में भी पाया जाता है, टिबेटन बुद्धिज्म में भी है, थाई ट्रेडिशंस में है, थाईलैंड के कुछ ट्रेडिशंस में। So how do you take language, because every darshan starts with language, and convert it into something that you can see, something that becomes part of you. So ये जो हम जीवन विद्या या मध्य दर्शन को पढ़ते हैं, तो जो भाषा है, भाषा और अस्तित्व है ना, भाषा हमको और अस्तित्व को जोड़ता है, कुल मिलाकर इतना करता है। तो जितना हम उससे जुड़ पाते हैं तो हमारी अंदर की सोचने की प्रक्रिया, जीवन की दिशा, ये सब बदल जाती है। तो मैं वही सवेरे बैठ के सोच रहा था कि व्हाट विल हैपन टू अस इन द लॉन्ग रन, है ना, व्हाट इज द एवरेज और मॉडरेट, मतलब आई जस्ट रोट दिस थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ। तो इसको भी मैंने इन्हीं जो 4 एक वो है क्रम है, उसी में पहचाना। देखिए, जैसे बौद्धिक वाले आयाम में कुछ मेरा जो प्रोग्रेस है वो बौद्धिक होगा, है ना। तो एक होगा कि तर्क का विकास होगा, सो वील हैव अंडरस्टूड द दर्शन एंड सम ऑफ अस वुड हैव टॉट द दर्शन। जैसे मैं भी दर्शन को पढ़ाता हूँ, मेरे साथ और 7, 8, 10 लोग हैं जो दर्शन को पढ़ा पाते हैं, एंड एक हद तक हम सभी लोग एक ही जैसे पढ़ाते हैं। किन्हीं जगहों पर हम लोग भी अलग अलग, हम लोग मतलब जो 10-12 लोग पढ़ा रहे हैं उसमें हो सकता है भेद आए, है ना, किसी सूक्ष्म और आगे की जगहों पर। तो जीवन में कुछ विकास तो होता है। सो आई फाइंड दैट लॉजिकल हमारी माइंड से डेवलप होती है, तो जिसको माइंडफुलनेस कहेंगे, ये बढ़ती है और इससे एक तृप्ति मिलती है, और यही तृप्ति हम लोगों को भी मिलता होगा अभी दर्शन पढ़ के। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, इसीलिए हम सैटरडे संडे बैठ रहे हैं ना, समय दे रहे हैं। The second point we'll come to later. I mean, it is यहाँ लिखा है improvement in the degree of शुद्धता। Actually शुद्धता का मतलब है कि जिसको जागृति क्रम कहते हैं, उसकी कुछ स्टेजेस हैं जिसको हम पहचान सकते हैं, है ना। सो इसको इंग्लिश में लिखा है इधर, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स इन द सेंस ऑफ सेल्फ एंड एक्शन। सतर्कता, हमारी जो अलर्टनेस है वो बढ़ती है, ये बौद्धिक आयाम में है। एंड इसका जो सही पहचान है वो यह है कि जीवन क्रियाओं के बारे में हमारे अंदर स्पष्टता बने और साक्षात्कार होना, इससे हमारे अंदर कोई परमानेंट संस्कार बनती है। सो इफ आई वर टू थिंक कि मरने के पहले व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन टेक बैक दैट आर परमानेंट, है ना, वहां तक यदि मैं सोचूं, सो साक्षात्कार इज द संस्कार दैट इज परमानेंट। उसके पहले की जो चीजें हैं वो धुलने की संभावना रहती है। एंड चीजों को देखने का जो एक विधि है, जिसको हम यहाँ लिखा है डेवलपमेंट ऑफ न्याय दृष्टि, वे ऑफ सीइंग थिंग्स एंड एवरीथिंग, ये होना। सो यहाँ पर द वर्ड न्याय इज यूज्ड एज अ राइट वे ऑफ सीइंग थिंग्स, है ना, नॉट की जो संबंध में न्याय जो हम थोड़ा सा परिचय शिविर में देखे, इस टाइप से और है ना। आई विल स्किप द रेस्ट, बट आई कैन सेंड दिस, आप लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा परिचय शिविर के अपना क्रम चल रहा है, सो दिस विल टेक अस ऑफ इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, बट व्यवहारिक कुछ उपलब्धियां हैं। सो दीज आई फील आर अचीवेबल गोल्स या इंटरमीडिएट गोल्स दैट वी कैन वर्क टुवर्ड्स, ऑल ऑफ अस, है ना। आर्थिक समाज में एक समेशन के रूप में, देखिए डेट आज ही का है 24 जुलाई का, आज ही सवेरे उठ के आई वाज सिटिंग एंड थोड़ा सा ये देखा कि जिसको हम हायर जो उपलब्धियां कह रहे हैं दर्शन में, जैसे बोध और अनुभव, ऑल दिस हैपेंस आफ्टर, आई बिलीव, इस प्रकार की उपलब्धियां। सो दर्शन बाय इटसेल्फ इज अ वास्ट, जिसको कहते हैं परस्यूट।
देखिए जैसे अभी ये जो हमारा चर्चा का बिंदु था इकाई और व्यापक, इसको लेकर मानव हजारों वर्षों से जूझ रहा है, द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। ये जो बिंदु है यहाँ पर भीगा घिरा डूबा है, इसको वो सन एक जगह है ना स्विट्जरलैंड के नीचे, अभी 28 किलोमीटर का टनल बना दिया, पता नहीं कितने बिलियन यूरो उसमें खर्च हो गए पता करने के लिए कि फंडामेंटल नेचर ऑफ मैटर क्या है। यहाँ पर एक डब्बे में लिख दिया, तो इतनी बड़ी चीज है कि इसको पचाना, इसको देख पाना, इसके तर्क बनना, फिर इसके अनुरूप जीना, सो दिस इम्पैक्ट्स एवरीथिंग। So darshan, if you see, is not the discovery of a lifetime, one person's lifetime. वास्तव में जिसको दर्शन बोलेंगे, it is an outcome in the evolution of a planet. उसका स्केल उस जगह का है, धरती के एवोल्यूशन के क्रम में कोई एक दर्शन प्रकट होता है, इतना बड़ा है। हमारा अभी टाइम देखने का जो है वही वो स्कूलिंग वाले से आता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेवेंथ स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, है ना, इट्स इन इयर्स। ये हजारों वर्षों में एक दर्शन आता है जो वास्तव में दर्शन है, जिसमें वास्तव में एक आदमी देखता है और बोलता है। दर्शन का मतलब somebody seeing and presenting it, तो उसकी ग्रेविटी इतनी बड़ी है। तो यहां पर हम देखें तो इकाई और व्यापक के संबंध के बारे में बात कर रहे थे। इकाई का मतलब क्रिया, व्यापक का मतलब शून्य, क्रिया शून्य। तो पहले तो हमको ये दिखता है कि जहां पर व्यापक है वहां इकाई भी है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू प्रिज्यूम दिस स्क्वायर जो आपको दिखता है, ये यदि इकाई है एंड पीछे का जो व्हाइट स्पेस है वो यदि व्यापक है, यू कैन सी कि इकाई एंड व्यापक को एग्जिस्टेंट है, जस्ट फॉर इमेजिनेशन। ओके, तो जहां पर इकाई है वहां व्यापक भी है। तो यहां से मैं इकाई को यहां ला, इससे व्यापक हटा नहीं ना, वी कैन इमेजिन इट एज सुपर इम्पोजिशन या सुपर पोजिशन, है ना, एक के ऊपर एक साथ ही है वो। तो हम कहते हैं कि शून्य या व्यापक जो है पारगामी है, सो आर पार, है ना, इट डजंट स्टॉप। इकाई के दृष्टि से देखेंगे तो भीगा रहना, इट इज ड्रेंच्ड इन शून्यता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है दर्शन का, इसको हम बार बार आगे देखेंगे, देखने का प्रयत्न करेंगे, इस पर सोचने समझने का प्रयत्न करेंगे। लाइक आई सेड, ये बिंदु वहां पर है जो मदर ऑफ ऑल थियरीज की जगह जाता है ना, ये हिग्स बोसॉन और जितनी भी चीजें चर्चा हो रही है सब इसी रेंज का चर्चा है ये, ठीक। दूसरा हमको दिखता है कि ये जो इकाई है ना, ये तो भीगी ही है, सो यू कैन सी दैट द व्हाइट स्पेस इज थ्रू द स्क्वायर। सेकंड इज घेरा है, इकाई के सभी ओर व्यापक है, ये जो व्हाइट स्पेस है इस बॉक्स के सभी ओर। So same thing, we can keep the box here and then take the disk. ऐसा नहीं कि इकाई is moving, right? तो भीगा भी है और घिरा भी है। तो जो कल भी हमने रखा था कि जो बाउंड्री है किसी भी इकाई का, जो डिलिमिटेशन है उसका, which makes allows us to identify it as a unit, is because it is bound by nothingness, by शून्य। If there was something, then you can't say कि इकाई यहीं तक है, right? इस पर थोड़ा सा हम यदि मनन करते हैं, ध्यान देते हैं, if you meditate on it, we will come to the conclusion that यदि ये शून्य या व्यापक वस्तु नहीं था तो एक बोल के किसी भी वस्तु या वास्तविकता को पहचानना असंभव था। The reason we can recognize one thing from another thing or even count anything is because वो बाउंड है व्यापक में, ठीक। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने के लिए। तो ये जो बाउंडेडनेस है ये घिरा होना है ना। तो ऐसा नहीं कि देयर इज सम प्रेशर बाय व्यापक ऑन दैट इकाई, देयर इज अ व्यापक ऑल अराउंड इट। ऐसा भाषा है ये, इसको एंथ्रोपोमॉर्फिक भाषा बोलते हैं, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक लैंग्वेज में घिरा है। दूसरा है ये इकाई जो है व्यापक में डूबा है, सो इट इज काइंड ऑफ सस्पेंडेड। सो दिस होल, ये जो पूरा व्हाइट स्पेस है ये पूरा यदि व्यापक है तो ये इकाई जो है इट इज सब, है ना, काइंड ऑफ सबमर्ज्ड इन दिस, डूबा है। हाँ so, क्योंकि भीगा है ऊर्जा संपन्न है। सो इफ यू इमेजिन इट कि व्यापक वस्तु स्वयं साम्य ऊर्जा है
और इकाई उसमें भी क्या है, इसीलिए इकाई ऊर्जा संपन्न है, क्योंकि घेरा है इसीलिए इकाई नियंत्रित है। सो दिस गिव्स अस जो सूत्र है कि परमाणु नियंत्रित कैसे है या इकाई नियंत्रित कैसी है, जिसको केओस कहते हैं, रैंडमनेस कहते हैं, उसके बाद भी नियंत्रण कहां से आ गया, ये व्यापक में घिरे रहने के कारण है। तथा दिस इकाई इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन व्यापक बिकॉज ये डूबा है, तो व्यापक इसको रोकता नहीं है, इसीलिए क्रियाशील है। तो मानव को भी देखेंगे तो आप और मैं ऊर्जित हैं, हम क्रियाशील हैं और हम नियंत्रित होना चाहते हैं। अनियंत्रित आदमी को ही हम जेल में डाल देते हैं अभी, या उसको पागल घोषित कर देते हैं। एक सीमा से अधिक जो अनियंत्रण होता है, अनियंत्रण के कारण ही डाइवोर्स भी होता है, नियंत्रण के कारण ही विवाह भी करते हैं और विवाह बना भी रहता है। सो नियंत्रण को देखेंगे तो ये अस्तित्व में भी एक मूलभूत एक तत्व के रूप में समझ में आता है, तथा हमारी जीने से भी हम जोड़ के इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए जो भाषा दिया है मध्यस्थ दर्शन में, उसका शब्द है संपृक्त होना। तो पूरी जो अस्तित्व है, पूरा एग्जिस्टेंस को यदि हम उसके फंडामेंटल तात्विक रूप में यदि समझने जाते हैं तो ये मिलता है कि अस्तित्व बराबर सत्ता या व्यापक सत्ता में संपृक्त प्रकृति। इंग्लिश में उसको शब्द दिया है सैचुरेटेड, संपृक्त को। सो नेचर सैचुरेटेड है ना, इन या सबमर्ज्ड है ना, डूबा हुआ, भीगा हुआ, ड्रेंच्ड एंड एनसर्कल्ड इन स्पेस, एक्सपेंसिव स्पेस, कहीं रुकता नहीं है। तो संपृक्त होना इक्वल टू भीगा, घिरा और डूबा। जनरली लोग इसका एग्जांपल देते हैं गुलाब जामुन है ना, चाशनी में होना, वेयर दी शुगरी सिरप इज थ्रू द गुलाब जामुन, इसको सेपरेट नहीं कर सकते फिर। तो ये एक प्रकार से फाउंडेशनल बिंदु है दर्शन का। इस पर किसी को कुछ क्वेरी हो या कुछ रखना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। बस भैया एक बात थोड़ी सी आप और समझा दीजिए। आपने जो ये 3 चीजें बताई, भीगा, घिरा और डुबा, ये समझ में आया। और घिरा के ऊपर आपने नियंत्रित जो लिखा है, वो नियंत्रित कैसे हुआ, मतलब ये बात थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन आप दे सकें। उसके बाद आपने बोला जो इसी तरह से मनुष्य भी नियंत्रित है, वो सब ठीक है, भीगा हुआ है, घिरा हुआ है, डूबा हुआ है, इसलिए वो मनुष्य इन चीजों से नियंत्रित है। लेकिन बाकी इकाई को नियंत्रित कैसे बोलेंगे, मतलब जैसे कैसे? वो नियंत्रण इस अर्थ में बहुत सिंपल अर्थ में भी देख सकते हैं कि जैसे एक पेंसिल है, कहाँ है पेंसिल, आपको दिख रहा है, ये पेंसिल है, मे बी दिस इज बेटर, ट्यूब, राइट। तो ये जो घेरा है, इसके कारण इसकी एक सीमा निर्धारित होती है। सी द फंडामेंटल जो नियंत्रण है, यदि हम बाउंड्री की वजह से नियंत्रित। हाँ, तो क्रिया के रूप में यदि नियंत्रित हम बोलेंगे, सो इट हैज अ फिक्स्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड अ फिक्स्ड शेप। बहुत स्थूल एग्जांपल है ना। इसी को यदि आप परमाणु के रूप में यदि आप इसको वो करेंगे, है ना, कल्पना करेंगे, जैसे यहाँ पर एक काइंड ऑफ सिलिंड्रिकल बॉक्स है, राइट। सो ये यदि एक परमाणु है तो ये जो सर्कल है ना, ये यदि परमाणु है तो हम उसको तभी नियंत्रित कहेंगे जब उसकी एक कार्य क्षेत्र कम से कम डिफाइंड है ना, उसका रूप भी, गठन भी और ये सारी चीजें। यदि घेरा नहीं है, इसका मतलब है कि वो कहां तक गया है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। सो यू डोंट नो, सो देयर इज नो घेरा रहना। एक तो जैसे मैंने पहले भी कहा, उसकी रीच कहां तक गई है ये भी आप हमको स्पष्ट नहीं होता है। सेकंड, भाषा भी यहाँ पर थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, बट व्यापक रहने से भी इसकी बनावट ऐसे बनी हुई, ऐसा हमको मानना पड़ेगा अभी के लिए, है ना। है तो ये अपने जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके कारण ऐसे बंधा हुआ है, बट व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ व्यापक, इसमें इसको घेर के रखा है, ऐसा नहीं कि घेर के रखा है, ये घेरा है व्यापक में हर समय। सो देयर इज नो करने का जो भाव है ना, वो नहीं है व्यापक में, वो हमको ध्यान में रखना, क्रिया शून्य है वो। ठीक। और कोई?
भैया जब हम जीवन की बात करेंगे वहां पर वो भी एक परमाणु है, तो उस केस में कैसे उसको बताएंगे क्रिया नियंत्रित है? तो जीवन परमाणु जीवन के रूप में बना हुआ है ना, और ऐसा नहीं है कि बीच में उसको कुछ हो जा रहा है, तो ये उसके गठन के रूप में नियंत्रण। ठीक। दूसरा, फिर ज्ञान के अर्थ में नियंत्रण आगे हम जाकर देखेंगे। इसी व्यापक वस्तु को ज्ञान भी कहा है, और वो काफी एक फंडामेंटल तत्व है दर्शन का, उसको आगे हमको और लंबे समय तक अध्ययन करना पड़ेगा। तो फिर हम ज्ञान से फिर नियंत्रित होते हैं। जैसे संबंध में न्याय से नियंत्रित होना, न्याय के समझ से हम नियंत्रित होंगे। जैसे हम प्रकृति को भी नियंत्रित कर पाते हैं, है ना, बिजली को नियंत्रित कर दिया, कहीं गिरफ्त कर दिया बिजली को, फिर उसको हम उसके नियमों को समझकर उसके अनुसार उसका उपयोग कर पा रहे हैं। ये जो नियंत्रण है ये भी समझ से ही है, ये भी ज्ञान से ही है। बाह्य वस्तु, भौतिक वस्तुओं को नियंत्रित करना। वैसे ही स्वनियंत्रित भी होना, व्यवहार में भी नियंत्रित होना, अंदर में भी नियंत्रित होना, ये भी ज्ञान के अर्थ में होता है। जब चैतन्य के आचरण या उसके क्रिया पक्ष को के नियंत्रण का हम सोचेंगे, वो एक इकाई के रूप में बना रहना, तो वो व्यापक में ही नियंत्रित है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, जैसा भी मेरा शरीर, ठीक, दिख रहा आपको शरीर का आकृति, साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में। इसका मतलब मैं जो आपके साथ बोल रहा हूं, ये बोलने वाली इकाई भी जीवन ही है। जीवन आंखों में आता नहीं, परंतु जीवन का जो पूंजाकार है इस शरीर में, जो आपके सामने यदि देखेंगे, उसकी आकृति को यदि ड्रॉ करेंगे, वो शरीर के कार्य सीमा तक ही है ना। इट्स नॉट लाइक, नाउ इफ आई यूज द टर्म मेरा जीवन बोलना बनता नहीं है ना। इफ यू से कि मेरा जीवन, तो मैं ही जीवन, ऐसा ही बनेगा। उसको थर्ड टेंस में यूज करेंगे, सेकंड टेंस में। ये जो आपके सामने शरीर दिख रहा है, इसमें जो जीवन अभी क्रियाशील है, वो शरीर तक ही सीमित, उसमें नियंत्रित है। एंड इफ यू सी, वो शरीर के साथ व्यापक से ही उसकी बाउंड्री भी डिफाइन हो रही है। सो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ यहाँ पर नियंत्रण टू बिगिन विथ एज उसकी सीमा, है ना, इकाई के सीमा का माने रेखा। तो वही बोल रहा था भैया, व्यापक का भी प्रभाव हमारे जीवन पर है, क्योंकि मेरा शरीर जीवन से ही कंट्रोल हो रहा है। जैसे मैं अभी जो थॉट्स है उसके थ्रू हम एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें व्यापक का जीवन पर प्रभाव है। वही तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्यापक का जीवन पर प्रभाव है। भाषा में प्रॉब्लम है, वो हो सकता है हमारे भाव है। जीवन व्यापक में प्रभावित है, उल्टा। ओके, व्यापक प्रभावित करता नहीं है। ऐसा नहीं कि व्यापक आपको अलग से प्रभावित कर रहा है, मुझे अलग से प्रभावित कर रहा है, और किसी और को अलग से प्रभावित कर रहा है। व्यापक में प्रभाव हर समय एक ही जैसा प्राप्त है। इकाई की क्षमता, योग्यता, पात्रता के अनुरूप के अनुसार उसमें प्रभावित है। तो हमारे अंदर सोचने समझने की जो क्षमता है, वो भी व्यापक वस्तु में रहने के कारण ही है ना। इसके लिए जो, यदि हम ये पूछेंगे कि इसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिली, तो ये व्यापक में रहने के कारण ही मिली। मतलब अभी भी ऐसे ही है, जैसे हम जो समझ पा रहे हैं, जैसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को समझ पा रहा है कोई दर्शन को समझ रहा है, कोई समझा रहा है, जितनी भी चीजें कर रहा है, ये इसी व्यापक में होने के कारण ही है। यही मूल में ज्ञान का स्रोत। बढ़िया भैया, हम जीवन जो है व्यापक से नहीं, मतलब व्यापक में प्रभावित है, ठीक है। तो हमारी समझ विकसित होने से व्यापक में कोई अंतर नहीं होने वाला है जी। हमारे जीवन की क्रियाओं की पात्रता विकसित होती है, और आगे जाके हम दर्शन में देखेंगे, बहुत उसको और सूक्ष्म रूप में देखेंगे, तो कंपनात्मक गति के अर्थ में उसको परिभाषित किया गया है। जी भैया, मेरा भी एक प्रश्न है। क्या हर धरती पर मानव हो जाएंगे, और क्या हर धरती पर मध्यस्थ दर्शन प्रकट हो जाएगा और मानव वहां पे सीखेगा?
क्योंकि हम पूर्णता में गर्भित हैं और पूर्णता की ओर चालित हैं या चलते हैं। तो कभी मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं है कि ये धरती कभी ध्वस्त हो जाएगा, कि ये संभव भी नहीं है। ये लेकिन क्या कोई धरती हो सकती है जहाँ पे मानव अपने भ्रम में पूरी धरती को ध्वस्त करेंगे? क्योंकि अक्सर मुझे लगता है कि ये संभव भी नहीं है, क्योंकि हाँ, हम पूर्णतः में गर्भित हैं, एटसेट्रा। ठीक है, जो लास्ट वाला आपका था शायद मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, बट एनीवेज जो मुझे पकड़ में आया उसको मैं एड्रेस करता हूँ, फिर उसको वो ठीक नहीं लगे तो आप और बताइए। एक तो सर्वप्रथम यह है कि क्या प्रत्येक धरती पर क्या मानव प्रकट हो जाएगा, उसका उत्तर है नहीं, है ना, क्योंकि इसके लिए अभी सिद्धांत भाषा के रूप में दिया है, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है। इसका तात्पर्य यह है कि विकास के क्रम में अनेकों धरतियां हैं और उन धरतियों में जैसे जैसे आवश्यकता बनती है या उसके अनुकूल वातावरण बनती है, तो सर्वप्रथम पानी का होना, उसके बाद आम्ल और क्षार विच इज एसिड एंड एल्कली का होना, उसके बाद प्राणकोशा का होना, है ना, प्राणावस्था का होना, जीवावस्था का होना, ज्ञानावस्था का होना, वहां तक का एक पूरा क्रम। और अभी हम देख ही सकते हैं कि इतना सारा जो मॉडर्न साइंस के कारण जो फैलकर आदमी देख पाया, अभी तक तो पानी मिला है, देयर इज नो लाइफ येट। पानी तो मिला है मार्स में, कहीं 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 पानी मिलता है, परंतु एक कोशिका, हमको एक सिंगल सेल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शायद अभी तक मिली नहीं। पेड़ पौधे और, है ना, जीव तो बहुत दूर की बात। इससे भी हम, बिकॉज वी हैव टू टेक दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो, है ना, मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य के पास जो भी जानकारी है, चाहे वो दर्शन की दृष्टि से आता हो या वैज्ञानिक विधि से आता हो, वो उसी चैतन्य इकाई के ज्ञान में होने के कारण ही है। तो उसका जो सही वाला पक्ष है उसको तो स्वीकारना ही पड़ेगा, है ना। सो आई डोंट थिंक और बिलीव कि हम उसको शट ऑफ कर सकते हैं, बोलेंगे कि नहीं जो दर्शन में लिखा है उसी को मैं मानूंगा, क्योंकि एक व्यू है, एक पोजिशन है दैट समटाइम्स पीपल टेक, व्हिच आई बिलीव इज नॉट कंप्लीट, है ना। तो इससे भी हमको ये इस बात की पुष्टि मिलती है, जो भी हमको अभी जैसे हबल टेलीस्कोप गया अभी 4 दिन पहले ही, है ना, डिस्टेंट, सबसे डिस्टेंट गैलेक्सी का पिक्चर उसने भेजा। पीपल वर क्वाइट, साइंटिफिक कम्युनिटी वाज क्वाइट एक्साइटेड। पेपरों में आता है इधर, आई एम नॉट लाइक एन एविड रीडर ऑफ ऑल दैट, बट इससे भी ये दिखता है कि दुर्लभ ही है ना। इट इज नॉट कॉमन टू फाइंड प्लैनेट्स जिसमें चारों अवस्था है। दैट्स द वे थिंग्स सीम टू बी, एंड इसकी पुष्टि हमको वैज्ञानिक विधि से मिलती है। इफ यू आस्क मी कि भाई दार्शनिक दृष्टि से इसी हमारे ही सोलर सिस्टम में, हमारे ही गैलेक्सी में या सोलर सिस्टम में भाई 2 क्यों नहीं हो सकते थे, हो ही सकते थे। आई डोंट नो व्हाई देयर आर नॉट 2 and only 1, and it would have been exciting to have another civilization on Pluto, for example. You could have exchanged notes, exchanged scientific theories, I don't know, even come up with a common currency, who the hell knows, है ना, but नहीं है। तो इससे ये दिखता है कि अनेकों ग्रह गोल होंगे जिसमें केवल माने पदार्थ अवस्था भी पूरा नहीं बना है, सो गैसियस फॉर्म में है। a lot of things जिसमें वो कहते हैं कि प्लाज्मा स्टेट में है, अभी तो मैटर भी नहीं बना है पूरा ठीक से, और या जैसे सूरज है, राइट। तो इसके वास्टनेस को देखने से ऐसा लगता है कि प्रत्येक धरती पर होगा, ऐसा तो है नहीं, ये तो दुर्लभ ही होगा। दैट्स लाइक सेइंग किसी भी धरती पर why cannot all the plants become mango trees? Why should we have had different trees, है ना। तो variety seems to नहीं, is an inherent part of nature, because यदि हम इसको बहुत ही, जिसको यूटिलिटेरियन व्यू लेंगे ना, इसको यूटिलिटेरियन व्यू कहते हैं वेस्टर्न फिलोसफी में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्राण अवस्था जीव अवस्था के लिए है और प्राण और जीव अवस्था मानव के लिए है। अभी हम मुड़ के देखेंगे तो जीवों को जितनी प्राण अवस्था की आवश्यकता उससे कई गुना अधिक है, इतनी की आवश्यकता ही नहीं थी।
इतना जो varieties है, somebody should look it up. I think lakhs of species, right? Millions of species of plants. And पशुओं में भी देखिए, मतलब जीवनी क्रम में पशु शरीर को चलाता है, तो एक वैरायटी से भी काम हो जाता है या दो से भी हो जाता है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी, हिरन हो जाता है, एक बाघ हो जाता है. There was no need for snow leopards and cheetahs and jaguars and cats and hyenas. But you find that नेचर वैसा नहीं है जैसे आदमी लॉजिक करता है या करना चाहता है, मात्र वैसा नहीं है. तो कई बार हमको अपने सोचने या एक्सपेक्टेशन के विधि को परिवर्तित करना पड़ता है टू अकोमोडेट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग अबाउट नेचर. उल्टा है ना. एंड ये एबिलिटी भी हमको नेचर से ही मिला है. तो यहाँ पर एक प्रकार से जिसमें ह्यूमंस में फ्री विल की चर्चा है ना, स्पेशली वेस्टर्न फिलोसफी में तो बहुत हुआ, बहुत बहस भी हुई है, चर्चा भी हुई है. तो कल्पनाशीलता का फ्री विल तो है, बट ये भी प्रकृति प्रदत्त ही है ना. तो एक तो ये वाली बात. तो प्रत्येक धरती पर चारों अवस्थाओं का होना पॉसिबल नहीं है. जो आपने सेकंड वाला कहा मुझे स्पष्ट नहीं हुआ, बट आई थिंक जो आप कहना चाह रहे थे कि क्या कोई ऐसा धरती है जिसपे मानव धर्म में लोग हैं, वो उसका उत्तर है हाँ, है ना. यदि आप पूछेंगे इसका आधार क्या है, तो इसका आधार दो है. एक तो कि सहअस्तित्व का सिद्धांत है ना. सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ये 5 सूत्रों में, हम इसको नेक्स्ट टेबल में देखेंगे अभी थोड़ी देर में. तो ये 5 को कहा है नित्य वर्तमान, विच मीन्स दैट इकाई एंड व्यापक नित्य वर्तमान. देयर इज नो टाइम इन विच देयर इज नो इकाई एंड देयर इज नो प्लेस वेयर देयर इज नो स्पेस. इसको भाषा देने जाएंगे. सो कोई ऐसा काल नहीं है जिसमें इकाई नहीं मिलेगा. ऐसा कोई देश हो सकता है जिसमें इकाई नहीं है, परंतु ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें शून्य ही नहीं है, जिसमें देश ही नहीं. देयर कैन बी नो स्पेस वेयर देयर इज नो स्पेस, राइट. सो तो ये सर्वप्रथम जिसको हम कहेंगे नित्य वर्तमान के अर्थ में. विकास क्रम नित्य वर्तमान है, विच मीन्स दिस डेवलपमेंट प्रोग्रेशन इन एटम्स, जिसको हम आगे देखेंगे, है ना. एटॉमिक जो पूरी हमको दिखती है एक डेवलपमेंट, एक एटम से दूसरा एटम बनना, वो भी नित्य वर्तमान. जीवन का होना कहीं ना कहीं पूरे एग्जिस्टेंस में, पूरे है ना यूनिवर्सेस एंड मल्टीवर्सेस जितने भी हैं उसमें जीवन बनते ही जा रहा है. ओके कहीं ना कहीं जीवन जागृति क्रम में है ही. सो वी आर नॉट द ओनली वंस हु आर सिटिंग एंड ट्राइंग टू से कि करप्शन नहीं होना चाहिए और हमको समझना है और हम कब समझेंगे और भ्रमित होना है, भ्रमित हो गए. There are many more people having the same discussion at the same time using different media. Okay, and there are infinite such. So all this is in infinites. It's not countable. So there are infinite dhartis on which there is Jagriti. There is infinite dhartis on which there is Jagriti Kram. There are infinite dhartis in which Jivan has formed and only Jiva. There are infinite dhartis in which Vikas Kram is also happening. And इकाई एंड व्यापक itself is infinite, कहीं खत्म ही नहीं होता. ब्रह्मांड एंड अनंत ब्रह्मांडों तक है. भैया उससे जुड़ा एक सवाल है, पता नहीं कितना सच हो. किसी ने बोला था कि बाबा जी ने बोला है कि एक ऐसा धरती गोल ग्रह भी है जहाँ पर सभी जागृत हैं. अब पता नहीं, उसको जब पहली बार सुना था तो मैं उस दिन लग रहा था कि मतलब बिलीव नहीं हो रहा था. और दूसरी बात थी कि ये मेरे को परेशान करता था ये बात कि अगर अभी बोल रहे हैं कभी मुझे एक्सेप्टेंस करके ले जाना है नेक्स्ट जर्नी के लिए, आई मीन नेक्स्ट जब जन्म लेंगे, लेकिन कहाँ लेंगे, क्या लेंगे, तो मध्यस्थ दर्शन वहाँ उपस्थित रहेगा क्या? तो आपने वो क्लियरिफाई किया है कि डिफरेंट फॉर्म में रहेगा. जब दूसरे टर्म्स में लोग बात कर ही रहे हैं कि ऑनेस्ट होना चाहिए और ये सब होना चाहिए, मानवीयता की तो बात कर ही रहे हैं ह्यूमैनिटी के, चाहे वो अफ्रीका हो या यूएस हो, कहीं पर भी. तो ये बात कहाँ तक सच्ची है कि कोई ऐसा कोई ग्रह है, बाबा जी ने ऐसा कुछ बोला है जहाँ पे और सभी लोग जागृत हैं? हाँ मुझे भी बोला है. सो आई कैन वाउच फॉर दिस. इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है. अगेन एंड आई एम टायर्ड ऑफ अपोलोजाइजिंग फॉर नॉट द ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नॉट बीइंग रिलीज. 10 साल से मैं भी सोच रहा हूँ कि 2012 से मेरे पास पड़ा है. एंड देखिए अभी अस्तित्व ही तय करेगा कि अस्तित्व के बारे में ऑडियो रिकॉर्डिंग कब निकलेगा.
बट उसमें है, सो देयर इज दिस थिंग जहाँ पर नागराज जी दूसरे धरती में जागृत व्यक्तियों को देखने के बारे में चर्चा करते हैं, और उसमें लोगों का जो हाइट है यहाँ के धरती से अधिक होना, एवरेज 6.5 फीट के कह रहे थे, और अप टू 7 फीट, है ना, और जो चमड़ा है, स्किन है, ब्लूइश टिंच का है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन है वो वायरलेस है. There are no cables for electricity. The bulb is just like suspended and it's able to get energy. Yeah. They say Nikola Tesla, जो टेस्ला कार भी बहुत फेमस हो गया है. I think he was also a पोलैंड का था या ऑस्ट्रियन था शायद, निकोला टेस्ला. नहीं पता. हाँ, ये हॉलीवुड की सारी पिक्चर्स आजकल इसी इसी उसमें बन रही है. आप देखिए जितनी भी हॉलीवुड की नई जो मास्टर मूवीज आई हैं, सब इसी तरह के कंसेप्ट का ही है. तो सारे 6-7 इंच के लंबे आदमी, उनकी शक्लें थोड़ी डिफरेंट की, और उनका जो इमेजिनेशन देख के तो ऐसा लगता है कि ये भविष्य है. आजकल वहां पे ये हॉलीवुड में ऐसी मूवी, यही मूवीज बन रही हैं. और मैंने काफी देखी बिकॉज ऑफ माय सन्स. बच्चे लोग देखते हैं, बाहर से आ रहे हैं तो दिखाते हैं, देखो ये मूवी देखो, ये मूवी देखो. So this also goes to show कि सच्चाई को समझने के पहले सच्चाई की कल्पना मानव में आई जाती है. ये भी उसको प्रूफ है ना. ये किसी जैसे उड़ने के पहले, उड़ान को बनाने के कई हजार वर्ष पहले उड़ने की कल्पना मानव कर लिया था. उसके बाद उन नियमों को समझा, फिर राइट ब्रदर्स आए, फिर उड़ान जहाज बना, है ना. So it's taking... और मैंने वो अभी जो लास्ट मूवी देखी थी उसके अंदर ये था कि वो इवन स्पेस बाई कर रहे हैं. यहाँ धरती पे बैठे बैठे आदमी अमेरिका में, या जो कोई ऐसा दिखाया नहीं कौन सा देश है, वहां पर वो लोग दे आर परचेसिंग स्पेस में अपनी लैंड को खरीद के उसको मार्क कर रहे हैं, और यहाँ पे पेमेंट हो रहा है उसका. मैं उनके नाम देख के शेयर करूंगी आपको जरूर. People are talking about virtual land purchasing. Yes, exactly. Yes, Kevin. This is that virtual land. नहीं, ठीक है ना. We should pay for it using bitcoins then. So both will be virtual, है ना. एक कल्पना तो मानो कि कहीं जाना, वो तो हुआ भी ना. There was some, I don't know how far it was true. There was a lady who sold land on the moon and some people purchased it, and एक आदमी कोर्ट को गया challenging that order, challenging the sale, saying कि actually उस प्लॉट का एक भाग मेरा है. इस कोर्ट केस को कैसे आप, how will you deal with this, you know, how will the judge? मेरा connection unstable बोल रहा है. Are you able to still hear me? मैं भैया आवाज ब्रेक हो रही है. आपकी आवाज अब ठीक है? आवाज नहीं आ रही भैया. हाँ, मैं सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला, थोड़ा प्लीज. No, I was just laughing. I said that वो कोई एक न्यूज आइटम आया था कि ब्रिटेन में कोई महिला है जिसने चांद पर जमीन किन्हीं लोगों को बेच दिया, और उस पर किसी ने केस डाला कि उसने जो जमीन बेची उसका एक भाग मेरा है. तो कल्पना करना एक अलग चीज है, बट जो लास्ट में केविन जी ने कहा कि क्या हर जगह मध्यस्थ दर्शन होगा, देखिए इस फॉर्म में होगा कि नहीं होगा ये कहना कठिन है. यहाँ पर 4 दर्शन, 3 वहां 3 शास्त्र के रूप में लिखा है. ये इस समय काल के लिए लिखा है. इफ द सेम दर्शन हैड बीन रिटन 1000 years ago, आई बिलीव अलग विधि से लिखा जाता. वस्तु एक ही होती है ना. तो उसमें कल्पनाशीलता प्रत्येक जीवन का जुड़ता ही है, और उस टाइम एंड स्पेस के लिए किन मुद्दों पर आपको ध्यानाकर्षण करना है उसको लेखक या दर्शनकार करते हैं. परंतु यदि मध्यस्थ दर्शन हम शब्द को देखेंगे आगे जब हम उसमें और डिटेल में जाएंगे. ये मुझे भी हो रहा है, आवाज नहीं आ रही भैया. अच्छा, एक मिनट. अब ठीक है साउंड? हाँ, अब आया.
एक ये जो अभी डिस्कशन चल रहा है विकास क्रम से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? ऐसा कुछ बहुत दिनों से मैं बच्चों के साथ भी डिस्कशन हो रहा था, तो वो पूछ रहे थे मुझे, मेरे को इसका आंसर नहीं आया। मैंने कहा मैं पूछ के बात करती हूँ भैया से क्लास में। वो विकास क्रम जैसे है, समझ में आया, तो जैसे गठन, परमाणु गठन पूर्ण होता गया तो उससे जीव बनते गए, ठीक है भैया? ओके। अब ये जो जीव है, ये जो चेतना आई, ये जो जब माँ के गर्भ में जब कॉम्बिनेशन हुआ तो उसमें चेतना, जीव आया, ठीक है? तो उसका वो गठन पूर्ण परमाणु चेतना बन के एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, तो ठीक है वो। लेकिन जो नए जो चेतना है वो कैसे बनेगी, नए जीव कैसे बनेंगे? वो पहले परमाणु गठन पूर्ण हो चुके हैं। हाँ, मैंने अभी भी जो, हाँ, वो अस्तित्व में है बने हुए। नहीं कैसे अपन इसको बनते, पॉपुलेशन को समझाएंगे? वो बच्चों का प्रश्न था। नहीं तो मुझे बनता है। बिल्कुल, जैसे अभी लोहा बनता है, तो लोहा कैसे बनता? पहले से कुछ परमाणु अंश होते हैं, हाँ, वो मिलके लोहा बन जाता है। किसी धरती पर मान लीजिए पहली बार जब प्रकटन हो रहा है तो एक ही एलिमेंट होगा। पहले यूजुअली सिलिका होता है ना, या और कुछ होता है, जो भी होता है। अब थोड़ी देर के बाद जब नए प्रजाति का परमाणु बनना है, एग्जिस्टिंग प्रजाति के परमाणु ही एक अलग कॉम्बिनेशन को ले लेते हैं और वो एक नई प्रजाति की परमाणु बन जाती है। तो पहली बार जब सोना बना होगा, इसी क्रम में बना होगा। देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो गोल्ड ऑन दिस प्लैनेट, एंड देयर इज अ टाइम। हाँ, तो इसका मतलब ये समझा कि इतना गठन पूर्ण परमाणु बन चुके हैं। हाँ, अभी तो तो मानना वो चाहिए कि बन चुके हैं, और भी बनते होंगे, बट हम्म, उसकी भी एक अपने आप एक, आई वुड बिलीव कि एक, हेलो हाँ भैया, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। भैया की आवाज आ रही है? अच्छा, आ रही है, ठीक है। अभी तो आ रही है इधर। हाँ, जिन्होंने बोला आपके यहाँ फिर वो होगा शायद, यू नो। ठीक है भैया, मेरा कनेक्शन चेक कर। ठीक। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि किसी समय तक गठनपूर्ण परमाणु बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। हाँ, और एक समय के बाद फिर बनने की आवश्यकता नहीं है तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि पर्याप्त बन गए। और उनकी शरीर, उनके अनुरूप शरीर होना और शरीर यात्राओं के लिए पर्याप्त मानव शरीर होना, ये सबका एक अनुपात है। हमने वो भी बात किया था, ह्यूमंस में भी मेल और फीमेल्स की रेशियो अपने आप ही तय हो रही है। हाँ, वो आपने बताया था। हाँ, तो वैसे ही गठनपूर्ण परमाणु का जो संख्या है और कितना बनना नहीं बनना है, ये भी अपने आप तय हो रहा है। और वैसे ही बनता है जैसे अभी सोना बना, अपने आप बना, वैसे ही बन जाता है ये भी। जो नए परमाणु बनते जाएंगे और जो जब मृत्यु होगी तो वो जो जीव चेतना गई है वो फिर दोबारा जन्म लेती रहेगी। हाँ, और यही उसकी समझो। एक, हाँ, उसकी एक अनुपात भी रहेगी। ऐसे नहीं कि नया बनता जाएगा और आगे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो थोड़ी देर के बाद बनना बंद भी हो जाएगा। तो नया परमाणु बनने की एक सहज प्रक्रिया है जो चलती रहती है, और जो जो मनुष्य जो मरते गए उनकी जो जीव चेतना है वो वापस जन्म ले भी सकती है। और जैसे आपने कल समझाया था, लेती है, दे हाँ। कैन इवन रिफ्यूज टू, दे डोंट वांट टू कम बैक, वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। Want to come back में they can delay the coming back, but they cannot postpone it indefinitely. जैसे किसी का शरीर शांत हो गया एंड यू नो, तो उनके उसके ऊपर, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द, उस जीवन का जो क्वालिटी है उस पर निर्भर करता है। और उनके अंदर जो प्रक्रिया घटित होती है कि वो कहाँ शरीर यात्रा लेंगे। somebody had asked this query, put forth this query now. तो हम जो शरीर यात्रा लेते हैं उसके मूल में जो कहा है, 3 कारणों को बताया गया है दर्शन में। सर्वप्रथम एक बड़ा जो कारण होता है बहुत सारे लोगों में, ये उनकी अनुकूलता, मतलब जहां अच्छा लगता है वहां चले जाते हैं, है ना। एंड जनरली उसको दर्शन में भाषा दिया है विचरण क्षमता, द एबिलिटी टू मूव। ओके, ट्रांसलोकेशन एबिलिटी जो है, ये जीवन के जागृति के स्तर के अनुसार है। आज भी देखिए, जो एकदम शक्तिशाली आदमी है उसके पूरे विश्व में प्रभाव, जो छोटा सा आदमी है उसका पूरे विश्व में प्रभाव नहीं है। वो छोटा सा, जैसे का आदमी रेलवे स्टेशन में टॉयलेट क्लीन कर रहा है तो उसकी प्रभाव क्षेत्र टॉयलेट तक ही है और टॉयलेट के फ्लोर तक ही है। उसके ऊपर प्रभाव वाला आदमी ये तय करता है कि टॉयलेट कब खुलेगा बंद होगा। उसके बड़ा वाला आदमी ये तय करता है कि भाई रेलवे स्टेशन कब खुलेगी बंद होगी, वो स्टेशन मास्टर कहलाता है।
जो पूरे रेलवे का डायरेक्टर होता होता है कहते हैं कि ट्रेन कब आएगी, नहीं जाएगी, है आदमी एक ही, प्रभाव क्षेत्र अधिक है, ये विकास के अनुरूप है ना। सिमिलरली है ना, सिमिलरली बिकॉज यहाँ पर विकास पद से भी जुड़ा है, सो बोथ पोजीशन एंड डेवलपमेंट दोनों चाहिए आपको। सिमिलरली जीवन जब नेक्स्ट शरीर यात्रा के लिए सोचेगा तो उसकी ट्रांसलोकेशन की जो लिमिटेशन है वो उसी के डेवलपमेंट के आधार पर होता है, नंबर एक। फिर निर्णय लेने के 3 आधार बताए गए। तो सर्वप्रथम आधार यह है कि कहाँ पर अच्छा लगता है, तो जैसे कोई किसी को खाने से आसक्ति है तो कहा जहाँ खाना मिलेगा वहां चले जाएगा, है ना। किसी को किसी चीज पर आसक्ति है या दारू पर आसक्ति है या एक प्रकार की चीजों पर आसक्ति है, वहां पर रहता है। दूसरा आधार होता है जिन लोगों के साथ उसकी आसक्ति है, या जिसको हम संबंध भी कह सकते हैं, तो बंधुओं के बीच में उसी फैमिली के परंपरा में बार बार आएगा वो। एंड ऑफ कोर्स द रोल विल चेंज, कभी बाप बनेगा, कभी बेटा बनेगा, कभी चाचा बनेगा, कभी है ना और कोई बनेगा। और तीसरा है कि कोई जीवन का रिलेटेड कोई प्रयोजन है फॉर हायर पर्पस, उसके आधार पर बनता है। सो इफ यू लुक एट इट इंटरेस्टिंगली, ये जो 3 आस्वादन हमने मन में देखे, रुचि के अनुसार, मूल्य के अनुसार, संबंध के अनुसार और लक्ष्य के अनुसार, ये जीवन शरीर यात्रा लेने का भी यही 3 आधार है। हाँ, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई जो अपन उसमें देखते हैं। ठीक है ना। और इसके पहले जो केविन जी ने विचरण, जो एक सवाल यहाँ पे ऐड हो रहा है, जो विचरण है, तो विचरण अभी जिससे जो मूवमेंट कर रहे हैं या घूम रहे हैं, जिसे आपने वो छोटे से स्तर से लेकर बड़े स्तर का एग्जांपल दिया, तो विचरण का आइडिया कब आएगा उसके मन में? उसको सारा जगह घुमा रहा, लोकेशन का आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा? वो तो सीधे दिखता है जीवन को, उसके लिए फिर भौतिक, अभी जो हमारा लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन है ये भौतिक नियमों से चलता है ना, बिकॉज हमारी पूरी जो फंक्शनिंग है ये ब्रेन के थ्रू भौतिक नियमों से बाधित है, बंधित है। ओके, जीवन को सीधे भी दिखता है। एक बार शरीर यदि छूट गया तो उसको जो देखना चाहता है वो देख सकता है। He does not need a intermediate medium to be able to make the identification. भैया, तो फिर इसी तरह से जब ये बुक जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जब हम ये जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें स्वामी परमहंस जी जो गुरु थे ना, वो युक्तेश्वर महाराज जी, तो स्वामी बार-बार कहते हैं कि मेरे गुरु हैं जो अमेरिका जाके आए, वहाँ पे यूके जाके आए, वो उनकी ऑफिसर की वाइफ बीमार थी तो उनसे मिल के आए। इस तरह की घटनाएं उसमें बहुत जिक्र है भैया इस तरह का, कि वो जिंदा होके भी अपनी जीव चेतना को निकाल के विदेशों में घूम के आ जाते, जीवन को निकाल के, नॉन जीव जीवन को निकाल के विदेशों में घूम के आ जाते थे और फिर आके बिल्कुल सहज भाव से वैसे ही बैठ जाते थे। है ना, ये सब संभावनाएं है, वो तो होता ही। भावना है ना इस तरह की। हाँ, जी भैया, मेरा दूसरा प्रश्न था, शायद मैंने इसको अच्छे से व्यक्त नहीं किया है, कि जो धरती है जिसमें मानव हैं, जैसे हमारे, अब हम कहते हैं या ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, कि ये धरती ग्लोबल वार्मिंग से एक्सेट्रा ध्वस्त हो जाएगा। तो ये दर्शन पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव ही नहीं है। जब मानव कोई धरती पे हैं, तब कोई पॉइंट आएगा, क्योंकि वो जागृति क्रम में है, कि दर्शन आएगा और तब वो समझ जाएंगे और वो धरती को ध्वस्त नहीं करेंगे उसके बाद। तो ये मुझे, मेरा प्रश्न था कि ऐसा संभव है क्या कि कोई धरती है जिसमें मानव है और तब वो अपने भ्रम से धरती को ध्वस्त करेंगे? हाँ, मतलब तो अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज ऐसा, मतलब बताया गया है अगेन दर्शनकार के द्वारा कि ऐसा हो सकता है ना, कोई धरती पर कि बिकॉज ऑल इट टेक्स इज अ फ्यू मैडमैन, है ना। बाय द टाइम हम दर्शन पढ़ा के हमारा जूम में रिकॉर्डिंग हो जाए और उसको 50 आदमी देखे और देखने का मन करे और वो टाइम निकाले, तब तक 3 nutcases have done something, है ना। सो सी फॉर एग्जाम्पल, अभी
आई थिंक 70s की बात थी ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 60s में बिटवीन, इट्स वेरी फेमस, यू कैन रीड अबाउट इट, बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, एंड उस पर एक मूवी भी बनी है where a Russian colonel who is privy to the Russian plan, who at the risk of his life and the life of his family, he leaks out certain information to the Americans, जिसके कारण they realize that Russia is bluffing and they refuse to go ahead. And otherwise they have no way of knowing कि Russian missile silos बनाते हैं क्यूबा में वो, so hence it is called the Cuban Missile Crisis. तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो डेंजरस गेम्स खेलते हैं, दिस इज वेरी हार्ड टू से अनफॉर्चुनेटली, बट यस, ऑन द होल जो आपने कहा, आई वुड थिंक एंड वांट टू बिलीव दैट दैट होल्ड्स ट्रू, दैट किसी भी धरती पर ये सब विनाश और विनाशकारी करते कर, इट्स नॉट सो इजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट, है ना, यू कांट डिस्ट्रॉय इट सो इजीली. कठिनाई आएगी, पानी खत्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ये होगा, वो होगा, बट होपफुली ये अभी जितने प्रकार के अभी प्रेशर्स आ रहे हैं, है ना, ये सब करते करते धीरे धीरे ये सब होपफुली इन द नेक्स्ट 50 to 100 years, the next 100 years will be very, I would think, monumental धरती के फ्यूचर के लिए, बिकॉज ये अभी जितने भी एस्टिमेट्स आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, सबके 20, 60, 70, 80, 100 तक आ रहे हैं. अभी कल के न्यूज में था ना भैया, केविन को तो पता ही होगा, यूरोप के अंदर जो इतनी गर्मी पड़ रही है, उससे वहां जंगल जल रहे हैं, और जंगलों के जलने की वजह से कितनी गर्मी वो दिखा रहे हैं, 42, 43 टेम्परेचर चल रहा है, विच दे आर नॉट एबल टू बेयर इट. कल ही की न्यूज में मैंने देखा था, और कितने सारे जंगल वहां पे जल रहे हैं. यहाँ पे साउथ यूरोप में ऑलमोस्ट हर देश में फिलहाल चल रहा है, जर्मनी में भी थोड़ा I watched in TV. है ना. हाँ, तो ये हम मान सकते हैं, या अभी हमारे लिए मानने में क्या तकलीफ है, बिकॉज नन ऑफ अस आर गोइंग टू लिव अप टू 100 years. देखिए 100 साल तो है ही कम से कम धरती, एंड वी शुड बिलीव कि 200 साल तक है ही, सो इट इज एनीवेज गोइंग टू क्रॉस आवर लाइफ टाइम. सो टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड वी हैव टू कम बैक. इस शरीर यात्रा में तो हमको तो नहीं दिखेगा, है ना, कि गया रहा कि नहीं गया. सो इफ यू आर क्यूरियस यू जस्ट हैव टू कम बैक टू सी or play a role, है ना. You can still see without coming back, but you can't do anything about it. कुछ करने के लिए शरीर यात्रा शुरू करना पड़ेगा. So since we only have 30 or 40, like I think I have another 40 years to live. I'm 45, so 85 का life expectancy पकड़ो तो another 40 years I'll be dead. So तब तक मानने में क्या हर्ज है, जो केविन भाई ने कहा, है ना, कि maybe this planet is not destined for something, a destruction like that, right? दर्शन भी प्रकट हुआ है, बट इफ यू सी बहुत सारे जो मूवमेंट्स हो रही हैं पीस को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर और बहुत सारी चीजें, ये इन पैरेलल हो रहा है और ये दर्शन के अनुकूल है. सो दिस आल्सो गोस टू शो अस कि वास्तविकता के बारे में, जिसको आभास या भास कहते हैं, ये मानव को होता है और कुछ चीजों में वो अधिक हो जाता है, फिर उनकी लाइफ उसी में चली जाती है कि नहीं आप धरती को बचाओ. फिर वो पैसा नहीं कमाना चाहता है, पद नहीं कमाना चाहता, वो एक शिफ्ट हो जाती है उसके अंदर. सो नाउ विद द पासिंग इयर्स इट सीम्स दैट ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. भैया दर्शन जब से मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे अभी पहले भविष्यवाणी बोलते थे ना, ये ग्रह गोला टकरा रहा है, हम विनाश होंगे, जैसे न्यूज में बहुत सारे आते थे पहले, वो सब चीजों से तो लग गया है कि नहीं होने वाला है धरती को कुछ, क्योंकि अस्तित्व अपने में, ये जो हमारे जो दर्शन में लिखे हुए हैं सारे चीज के बारे में, तो इतना तो कॉन्फिडेंट और पॉजिटिविटी आती है कि कुछ नहीं होगा. अर्थ भी अपने आप को ठीक कर लेगा धीरे धीरे. ठीक है, अगर हम आगे इसको बर्बाद न करते रहे तो इतना कॉन्फिडेंट आने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है. ओ बिल्कुल. नहीं, उस विधि से तो धरती खत्म नहीं होगी कि कहीं से, ये सब तो मतलब ये तो नित्य वर्तमान हो और बना रहेगा. तो ये नित्य वर्तमान क्या है, व्हाट इज द स्टैटिक पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स, यदि उसको हम ऐसा भाषा दें जो डायनेमिक भी है और फिक्स्ड है, उसको यदि देखने जाएंगे तो यहाँ पर उसका स्कीमेटिक दिया है, उसको हमको चित्रित करना पड़ेगा. यू हैव टू इमेजिन इट. तो अब तक हमने देखा कि अस्तित्व बराबर सहअस्तित्व, मूल में इसको सहअस्तित्ववाद नाम दिया है.
इसीलिए सहस्तित्व। तो मूल में सहस्तित्व किस बात की है? व्यापक वस्तु या व्यापक सत्ता में संप्रक्त भीगा डूबा घिरा जड़ और चैतन्य प्रकृति। तो एक तरफ इकाई है, प्रकृति है, दूसरा तरफ व्यापक है जिसमें शून्य लिखा है। तो इसको हमने देखा कि ये सीमित आकार की है, वैसे ही हमको पहचान में आता है, और ये असीमित है। ये क्रियाशील है और व्यापक वस्तु क्रिया शून्य है। ये स्वनियंत्रित है ना। इसमें नियंत्रण, इसमें रहने से नियंत्रण उपलब्ध है, ये नियंता नहीं है। सो देयर इज नो गॉड और एनी एंटिटी XYZ, लेट मी पुट इट दैट वे, दैट इज कंट्रोलिंग दिस। ये अपने आप ही सेल्फ रेगुलेटेड है। ये ऊर्जा संपन्न है ना, और ये स्वयं साम्य ऊर्जा है। ये परस्परता में पहचान कर निर्वाह करती है ना, एक दूसरे को, और ये इसीलिए संभव है क्योंकि व्यापक वस्तु स्वयं पारदर्शी है। तो संपूर्ण अस्तित्व में, एंटायर एग्जिस्टेंस में, इसके अलावा, दिस इज द लार्जेस्ट पिक्चर, इसके अलावा और भी हमको कोई वस्तु मिलती नहीं। फिर ये जो इकाई है या प्रकृति है, इसको दो भाग में बांट दिया है। एक को जड़ लिखा है, दूसरे को चैतन्य लिखा है। जड़ का मतलब गठनशील लिखा है इन ब्रैकेट। गठनशील का मतलब जिसके गठन में, कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन होते रहता है। जैसे है ना, लोहा जंग पकड़ता है तो अंदर की उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बदलती है, फिर सोना हो जाता है, फिर सोना और किसी चीज में परिवर्तित हो जाता है ना। या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर इसमें फिर परिवर्तन हो जाता है। तो इसको कहते हैं गठनशील। चैतन्य परमाणु है, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, इसका नाम है गठन पूर्ण। तो इन दोनों शब्दों को हमने अपने चर्चा में तो लिया नहीं था। तो गठन पूर्ण और गठनशील में बेसिक अंतर यह है कि गठनशीलता में वो एक दूसरे में परिवर्तन हो सकता है, जबकि गठन पूर्ण एक दूसरे में परिवर्तन नहीं हो सकता, वो निरंतर हो जाता है। इट बिकम्स इमॉर्टल, इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, तो उसकी जो गठन का जो स्वरूप है हम आगे जाके देखेंगे 61 अंश के रूप में, तो ये फिक्स हो जाता है। इसीलिए मैं आप नहीं बन सकता और आप मैं नहीं बन सकता। आई कैन नॉट बी यू एंड यू कैन नॉट बी मी। तो ये जो हम भाषा अभी जनरली कुछ लोग यूज भी करते हैं ईस्टर्न फिलोसफी वगैरह पढ़ के, है ना, वी आर ऑल द सेम, है ना, वी आर ऑल वन, यू कैन नेवर बी मी, है ना, टू बी यू आर डिफरेंट, आप डिस्टिंक्ट हो, मैं डिस्टिंक्ट हूँ। तो ये चैतन्य जो है गठनपूर्ण परमाणु के रूप में हमको दिखता है, और ये निरंतर है। इसीलिए हमारी आवश्यकताएं भी निरंतर है, हमारी इच्छाएं निरंतर है। हम इसीलिए निरंतरता में सुख, शांति, संतोष, समाधान, जो भी हम चाहते हैं, इसकी निरंतरता चाहते हैं। इसीलिए हमारे देश में भी निरंतर है। हम मानते हैं कि भारत की जो कल्पना है हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, है ना। यूरोप की कल्पना हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, जबकि बहुत लंबे समय में देखेंगे ह्यूमन हिस्ट्री में तो कोई भी देश ऐसा फिक्स नहीं रहा है। नो कंट्री हैज बीन हियर फॉरएवर। एंड देयर वाज अ टाइम जहां कंट्री थी ही नहीं, या दूसरी कोई कंट्री थी, ऑटोमन एम्पायर था, उससे कुछ बना, फिर यूरोप हुआ, फिर यूरोप में अलग अलग राज्य बने। अब भी रिसेंटली भी ईस्टर्न यूरोप में नए कंट्रीज आ गए, है ना, चेकोस्लोवाकिया, और है ना, फिर ये रशिया जो स्प्लिट हुआ उससे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब स्थान वाले बने। तो चीजें बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। तिब्बत था, अब तिब्बती नहीं है, तिब्बत कंट्री ही गोल हो गया ना, चाइना ने खा लिया उसको, पी लिया शरबत जैसा। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को पी रहा है, बट जब तक वो कंट्री है हम मानते हैं कि वो निरंतर है। वो इसीलिए क्योंकि हमारी क्रियाएं स्वयं निरंतर है। मैं खत्म हो गया हूं, ये कल्पना हम कर नहीं पाते हैं। यू कांट इमेजिन व्हाट इट इज नॉट टू बी, नॉट टू एग्जिस्ट। एंड इसका मूल में जो कारण है वो ये है कि बिकॉज यू विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इसीलिए ये कल्पना भी आई है। एंड ये गठनपूर्ण परमाणु के रूप में है, जिसमें केंद्र में एक अंश और 4 परिवेशों में बाकी के अंश है, प्रथम परिवेश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ परिवेश में। तो 2, 8, 18 और 32 ये संख्या है, और केंद्र में एक अंश है। सो इट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में दर्शन में प्रतिपादित किया है, जहां पर केंद्र में एक अंश, प्रथम परिवेश, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट रीजन, इफ यू से ऑर्बिट बोलने से लगता है एक चक्कर है, फर्स्ट रीजन में 2 अंश, उसके बाद 8, फिर 18, फिर लास्ट में 32। और हम इसको आगे और विशद अध्ययन इसको करते रहेंगे। ये जो जड़ है इसका सर्वप्रथम यदि हम देखेंगे तो ये क्रमिक विकास होते होते किसी भी धरती में सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब होके सॉलिड होके फिर एक पदार्थ अवस्था बनता है। पदार्थ अवस्था में सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों है। पदार्थ कई बार बोलने से हम केवल
ठोस को ही ले लेते हैं, तरल और विरल को भूल जाते हैं, जबकि पदार्थ अवस्था में तीनों रहते हैं। तो इसका संख्या कैसे होता है? तो पहले परमाणु का होना, अनेक प्रजातियों का परमाणु होना, फिर इनका आपस में बॉन्डिंग होना, है ना, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जिसको अणुओं से अणुरचना होना, अणुरचना से अणुरचित पिंड होना। फिर ये जब पिंड बहुत बड़ा हो जाता है, इसी को फिर हम ग्रहगोल कहते हैं। सो दीज आर देन कॉल्ड प्लैनेट्स, एंड ऑफ कोर्स नाउ देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन फॉर प्लैनेट्स, लाइक सब प्लैनेट्स, एक्सोप्लैनेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। बट कुल मिलाकर एनीथिंग, कोई भी जो मास है, जिसकी स्वतंत्र अपनी गति है अंतरिक्ष में, ना, इसको हम ग्रहगोल कह रहे हैं दर्शन में। तो ये जो पूरा हो रहा है, इसको विकास क्रम कहते हैं, परमाणु में विकास क्रम। तो ये जो होता है, ये अपने आप ही होता है, इसको मानव नहीं कर रहा, आप और हम नहीं कर रहे हैं, है ना, और व्यापक भी इसको नहीं करा रहा है, ठीक है ना। व्यापक इसको नहीं बोलता है कि तुम हो जाओ, या कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। तीसरी कोई फोर्स है जो इस प्रोसेस को करवा रही है, ऐसे भी नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल और सम मिस्टिकल फोर्स दैट इज डूइंग दिस, राइट। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी, तो इसमें फिर हमको ये दिखता है कि अपने आप ही इसमें रस का भी होना होता है। तो पहले लिक्विड, माने लिक्विड्स का होना, जैसे पानी होना। पानी प्रथम रसायन है किसी भी धरती पर या किसी भी ग्रहगोल पर, और उससे आम्ल और क्षार बनना, एसिड एंड एल्कली। वो पानी जब वहां के ही एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, सो इट गिव्स राइज टू एसिड एंड एल्कली। फिर एक चमत्कारिक चीज होती है, ये मिलके एक प्राण कोशा बन जाता है, द फर्स्ट सेल इज फॉर्म्ड। एंड इसकी एक खासियत है कि ये गैसेस को लेकर गैसेस को बाहर छोड़ता है ना, इट स्टार्ट्स ब्रीदिंग। एंड ये जो ब्रीदिंग वाली जो प्रोसेस है, इससे उसकी मल्टीप्लिकेशन भी होती है, उसके अंदर ही कोई एक चीज डिवाइड होके अपने ही जैसे और एक चीज को बना देता है। ये है पुष्टि धर्म प्राण कोशा का वेरी स्टनिंग फिनोमेना। यदि हम इसको कल्पना करके देखेंगे, ये भी अपने आप ही हो रहा है, व्यापक इसको नहीं करवा रहा है, नहीं बाहर से कोई चीज आके कोई उसको करवा रहा है। तो ये जो प्राण कोशाएं हैं, ये आपस, एंड नाउ वी आर गोइंग थ्रू, यू नो, बिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ हिस्ट्री इन सेकंड्स, सो बेयर विद मी ऑन दैट। इसको हम डिटेल में जाएंगे तो इसको और चमत्कारिक विधि से इस फॉर्मेट में हम इसको खोल सकते हैं। पूरा जियोलॉजी पढ़ के, पूरा इनिशियल फिजिक्स पढ़ के, यहाँ आते आते यहाँ केमिस्ट्री मिलेगा, केमिस्ट्री मिलके यहाँ बायोलॉजी मिलेगा, है ना, प्राण कोशा का होना। यहाँ बॉटनी मिलेगा, पेड़ पौधे, ठीक, और यहाँ फिर जूलॉजी मिलेगा, फिर पशु शरीर का होना। तो अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे बनते हैं, फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं अपने आप ही उस धरती पर, फिर पशु का शरीर बनता है और मानव का शरीर बनता है। ये जो चैतन्य परमाणु है, वो भी जड़ ही विकसित होके, इसको नाम दिया है संक्रमण। संक्रमण का मतलब विकास की ऐसी घटना जिसमें पूर्व की अवस्था में नहीं जा सकते। दिस इज कॉल्ड संक्रमण। यू कांट गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट, इट्स नॉट पॉसिबल। तो चैतन्य वापस जड़ नहीं बन सकता। सो no matter how much we cling on to the land we own, it can never become yours because you are not jad and land is jad. हम बोलते ना, मेरा घर है, हमारा घर मात्र एसोसिएशन के अर्थ में है ना, वो आपका घर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अलग से चैतन्य हो गए। और घर जो है ग्रहगोल पर, धरती पर छोटा सा एक स्क्वायर है, और आपके मरने के बाद somebody else is going to stay in it who may or may not be related to you, ठीक। एंड किसी दिन वो घर रहेगा भी नहीं, वो टूट के फिर मट्टी में चले जाएगा, अनुरचित रचना होते रहता है। तो इस रूप से हमको दिखता है कि चैतन्य जो है जड़ ही विकसित होके चैतन्य बना। तथा हमने जो देखा कि जीव अवस्था का मतलब कुछ पशु शरीरों को जीवन, इसी का नाम जीवन है क्योंकि इसमें जीने की आशा है। इसी को हमने मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि तथा आत्मा रूपी 5 क्रियाओं के रूप में थोड़ा सा हमने उसको देखा। तो ये दोनों के संयुक्त रूप में हमको जीव अवस्था मिलता है, जिसमें मेधस के द्वारा, ब्रेन के द्वारा जीवन शरीर को चलाता है ना। और ज्ञान अवस्था की भी एक शरीर बनती है, जो आप हमारा शरीर है। और इसका जो रचना है, परंपरा जो है, ये गर्भाशय में होना पाया जाता है, महिलाओं के गर्भाशय में। सो आदमी कितना भी कल्पना कर ले, मेल कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, है ना। आप कुछ भी कर लो, वो वुमन को ही करना पड़ता है, और वो वुम्ब में ही पॉसिबल है, ठीक। बाहर कर भी लेंगे तो भी वुम्ब जैसी ही कंडीशन पैदा करनी पड़ेगी। मानव, एक आदमी के पेट के अंदर के कंडीशन में बच्चा हो ही नहीं सकता, ठीक। तो ये गर्भाशय में होकर शरीर रचना होता है। 5.5वें महीने में अप्रोक्सीमेटली
when the limbs of the child start moving is when जीवन उसमें प्रवेश करता है और वो उसको चलाना प्रारंभ करता है। और यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इसका जो पहले यहाँ पर जीवावस्था में जीवन का जो पूरा जीना है या ट्रैजेक्टरी है उसको जीवनी क्रम नाम दिया है, और ज्ञान अवस्था में आते आते ये फिर जागृति क्रम इसको हम कह रहे हैं। इस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की। आगे जो हम एक पुस्तक पढ़ेंगे अध्ययन बिंदु को एक्सपेंशन में, उसमें भ्रम का स्वरूप पर और चर्चा करेंगे। तो भ्रमित होने का तात्पर्य क्या है? तो भ्रमित होने का तात्पर्य है कि जो है वो नहीं देख पाना और जैसा है वैसा नहीं देख पाना, या जो जैसा है वैसे नहीं देख पाना, नहीं समझ पाना। तो ज्ञान पूर्वक फिर मानव जागृत होता है ना। इसको भी फिर संक्रमण कहा है। तो कुछ ज्ञान ऐसा है जो संक्रमण नहीं है उस व्यक्ति में, बट उस परंपरा में संक्रमण हो जाता है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी मानव को लेट अस से ग्रेविटी का नियम समझ में आ गया, सो इवन इफ द साइंटिस्ट डाइज दैट नॉलेज स्टेज ऑन, उसकी एक परंपरा बन गई, राइट? अभी ये कभी नहीं मिटेगा। नाउ वी विल नेवर गो बैक टू प्रिज्यूमिंग दैट दी अर्थ इज अ स्क्वायर, जैसे अर्ली क्रिश्चियनिटी में मानते थे कि अर्थ स्क्वायर है, जो भी मान्यता थी। तो बोलते भी है ना, जो पहला आदमी आकर बोला कि दी अर्थ इज अ स्क्वायर, उसको टंगा के मार दिए उस समय के लोगों ने। यू कैन नो लॉन्गर बिलीव दैट दी अर्थ इज स्क्वायर, या सूर्य जो है भगवान है ना। सूर्य इज हीलियम, इसमें हो ही रहा है जो भी प्रोसेस हो रहा है एटॉमिक। तो यही चीज परमानेंसी के अर्थ में, निरंतर ज्ञान जब उस जीवन में, उस मानव में स्वीकार हो जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है। उसका नाम है संक्रमण। उसको फिर जीवन जागृति कहा है। इसी को हमने यहाँ पर कहा कि जीव चेतना नाम दिया उसको, क्योंकि स्वयं को शरीर मानते हुए जीवों जैसे हम जीते हैं, नॉट द सेम एज जीव, जीव से बहुत ऊपर है, परंतु जो प्लेन है वो जीवों जैसे, इसीलिए जीव चेतना नाम दिया है। और मानव चेतना तब है जब इस संपूर्णता को समझ के हम जी पाते हैं। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो पदार्थ और प्राणावस्था के बीच में एक चक्रीय क्रम है। दिस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। तो पदार्थ का प्राण होना, प्राण का पुनः पदार्थ होना, इसको भौतिक रासायनिक रचना विरचना कहा है। ठीक, तो इस पूरे पिक्चर को यदि हम एक व्यू में लाकर देखेंगे तो ये दिखता है कि ये पूरा पहले से बना हुआ है अस्तित्व में। इसको मुझे और आपको बनाना नहीं पड़ता है, नहीं बना रहे। तो अभी मानव इस धरती पर पूरे इतिहास को यदि देखेंगे, द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इज द हिस्ट्री ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ये सब के नियमों को समझना तथा इसके साथ जीना कैसा है, इससे बचना कैसे है ना। तो केव मैन एलिमेंट से बचा, जीवों से बचा, और अभी जो मानव है वो एक दूसरे के साथ जीने के लिए, क्योंकि इससे तो बच गए है ना। अभी तो उल्टा हो गया, पहले मानव इससे बच रहा था, अब ये सबको मानव से बचाना पड़ रहा है। यही क्लाइमेट चेंज है ना। पहले क्लाइमेट से हम बच रहे थे, अब क्लाइमेट को हम अपने आप से बचाने के कोशिश में है। तो मानव से बचता था, अब मानव के बीच कैसे जिएगा, धीरे धीरे यूनाइटेड नेशंस है ना, फिर मेल फीमेल इक्वालिटी और इस प्रकार की चीजें के बारे में हम देख सकते हैं कि क्रमिक रूप में हमारी जागृति उसमें या खुलापन दृष्टि विकसित हो रही है। और इसीलिए इस पूरे पिक्चर से या पूरे चित्र से स्पष्ट होता है कि मानव के लिए जो मूल उद्देश्य है वो है जागृत होना। तो इसीलिए ज्ञान अवस्था की इकाई नाम दिया मानव को। तो इसीलिए ज्ञान आप और हमारी मूलभूत आवश्यकता है। और पहले दिन से जो शिविर में यदि चर्चा देखे तो ये 4 स्तर में जीना और चारों स्तर को समझना। ठीक, तो ये भौतिक संसार हो गया पूरा। हम मानव के साथ जो करते व्यवहारिक है, अपने अंदर जो है वो बौद्धिक है, और इस संपूर्णता के समझना ही आध्यात्मिक है ना, स्पिरिचुअल है इन अ ब्रॉड सेंस। तो ये बड़ी पिक्चर हो गई और इसी को 5 सूत्रों में बताया है। ये जो इकाई व्यापक के साथ जो अंतर संबंध है इसको सहअस्तित्व कहते हैं। ठीक, यही मूल में सहअस्तित्व सूत्र है। व्यापक सत्ता में संपृक्त प्रकृति ना, क्रिया और व्यापक को अलग नहीं किया जा सकता, क्रिया को मिटाया नहीं जा सकता है, व्यापक को भी मिटाया नहीं जा सकता है। तो इसको कहते हैं नित्य वर्तमान। दिस इज ऑलवेज देयर, हैज ऑलवेज बीन दिस वे, इज लाइक दिस राइट नाउ एंड विल ऑलवेज बी लाइक दिस फॉरएवर एंड एवर। ये कभी खत्म नहीं होगा।
एंड एक तो ये वाली बात है, आई नो दैट आई एम अवेयर एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि जिसको बिग बैंग अभी कहा जा रहा है उससे बहुत भिन्न पोजीशन है ये, और उस पर हम लोग एक खुला कभी कंपैरेटिव स्टडी या चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जब भौतिकवाद का समय आएगा तो उस समय करेंगे, है ना, यदि कोई पढ़ के उस पर चर्चा करना चाहे। और दूसरा फिर विकास क्रम भी एक यथार्थ है, ये भी वर्तमान है, तो कहीं ना कहीं इस अस्तित्व में किसी न किसी धरती पर ये विकास क्रम हो ही रहा है, और किसी न किसी धरती पर विकास भी हो रहा है ना। सो व्हाट द दर्शन कॉल्स अस डेवलपमेंट इज दैट इवेंट व्हिच इज देन इररिवर्सिबल, तो उसको विकास कह रहे हैं। तो परमाणु में विकास एक पूरी चैप्टर हमको मिलेगी समाधानात्मक भौतिकवाद में, हम उसको पढ़ेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो ये विकास भी नित्य वर्तमान है, ये हर समय हो रहा है, और विकास क्रम विकास के बाद जागृति क्रम भी एक यथार्थ है। सो जागृति क्रम भी कहीं ना कहीं हो ही रहा है ना। सो देयर इज सम प्लैनेट जहां पर लोग हमसे अधिक जागृत हैं, देयर इज सम प्लैनेट जहां पर लोग हमसे कम जागृत हैं। सो देयर इज सम प्लैनेट जहां पर वहां का मानव अभी भी केवमैन वाले स्टेज में है, राजा वाले स्टेज में है। हमारी जो धरती है ये डेमोक्रेसी और साइंस वाले स्टेज में पहुंच गई, ठीक। एंड देयर इज सम प्लैनेट जहां पर जागृति भी हो रही है। तो ये जो है ना, तो ये जो 5 और इसको भौतिक रासायनिक रचना विरचना ये कंटिन्यूसली हो रहा है इस धरती पर, वेदर वी लाइक इट और नॉट। इसी को फिर 5 सूत्रों में यहाँ पर बताया है, सहअस्तित्व, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, ठीक है। सो दिस इज अ लार्ज पिक्चर ऑफ एग्जिस्टेंस। इस पर किसी को कुछ रखना हो, पूछना हो, शेयर करना हो तो कर सकते हैं। भैया इस पे डायरेक्टली नहीं, लेकिन आपने जो शुरू में कहा कि बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस था या अनुभव हुआ कि सब एक है, यूनियन विद एवरीथिंग वगैरह, और मुझे भी थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस रहा। मुझे भी बहुत वर्ष वैसा लगा कि एवरीथिंग इज वन ना। ऑफ कोर्स निरंतर नहीं वैसा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन कभी कभी ये महसूस हुआ था। और अब इस दर्शन में ये शायद सबसे मुश्किल है मंजूर करना या एक्सेप्ट करना कि ऐसा नहीं है। तो ये बहुत लोग, बहुत दर्शनों में और बहुत परंपराओं में ये बताया गया है कि सब एक है, एंड बहुत गुरु और संत वगैरह हैं जो कहते हैं कि उनका अनुभव निरंतर वैसा है कि सब एक है। तो मेरा प्रश्न है कि इसमें उनकी क्रियाओं में या क्या गलत है, उनमें क्या मिसिंग है, क्या वो चिंतन में कहीं पे या चित्र पे कहीं पे अटक रहे हैं, या उसके बारे में नागराज ने कभी कुछ कहा क्या? या पहले तो नहीं, टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी क्विकली, नागराज जी से इस मुद्दे पर स्पेसिफिकली ये जो आपने कहा सब एक है, इस पर तो मैं तो कभी बात नहीं किया, ना ही मैंने कभी सुना है कि किसी ने बात किया है। कोई किया होगा तो बाद में हम पता कर सकते हैं। बट इसमें एक्चुअली 2 पक्ष है ना, आपने जो कहा। पहला है कि जब हम बोलते हैं सब एक है, व्हेन वी यूजिंग लैंग्वेज, वो हमारा गुणात्मक भाषा है कि कारणात्मक भाषा है कि रूपात्मक है, ये पहले हमको क्लियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई से ऑल गोल्ड इज द सेम, राइट? सो द गोल्ड इयरिंग यू आर वेयरिंग इज द सेम गोल्ड एज आई एम वेयरिंग, ये गुणात्मक भाषा हो गया। सो सोने की जो सोनत्व है उसको मैं कह रहा हूं कि दोनों एक है। दैट डजंट मेक योर इयरिंग द सेम एज माय इयरिंग, दे आर बोथ स्टिल सेपरेट एंटिटीज, बट दे आर सेम इन देयर क्वालिटीज, ओके। तो ये प्रजाति के स्तर पर हमने एक भाषा उपयोग किया। फिर मैं मूल क्रिया के अर्थ में यदि मैं यूज करता हूं, दैट्स लाइक सेइंग ऑल लेपर्ड्स आर द सेम, दे आर द सेम, है ना। लेपर्ड के स्पॉट्स अलग हैं, बोलते हैं कि एवरी लेपर्ड हैज अ वेरी यूनिक स्पॉट, or like saying every human hand is the same. So then you are looking at the least common denominator. So when you say things are the same, हम उसके least common denominator को कह रहे हैं. We are not looking at the differences there. That doesn't mean that there is no difference in the root or in its existence as a separate unit. Both my hands are the same, but they're still not the same. They're 2 hands, right? तो एक तो ये है.
लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर सारे इकाई प्रकृति के लिए देखेंगे तो सब परमाणु से बना है. सो फाइनली ऑल ऑफ मैटर इज द सेम, बट इट्स स्टिल नॉट द सेम. आप दुखी होते हो, मैं दुखी नहीं होता हूँ, उल्टा भी होता है. तो इसी को यदि हम एक्सटेंड करेंगे, सारे चैतन्य परमाणु एक ही है क्योंकि उनके गठन का स्वरूप एक ही है. सारे मानव को जब भी कोई नियम समझ में आता है तो एक ही विधि से समझ में आता है. तो एक तो ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों ने भाषा का प्रयोग किया कि सारा एक है, और उसको हम लोग या आगे के मानव जब उसको समझ के इंटरप्रेट करके दूसरों को बताते हैं, उस कन्वर्जन प्रोसेस में कई बार आई फील ये एक बेसिक एरर होता है कि कारणात्मक या गुणात्मक भाषा को हम रूपात्मक विधि से इमेजिन कर लेते हैं that we are all the same and we are not different, है ना. बट that will not hold true when one of us wants to go to the toilet, right? You are different and I'm different. तो एक तो ये वाला मुद्दा है, and this can very easily be, you can take many such examples. अभी जो मन में आया मैंने 2-4 अभी बता दिए. दूसरा मुद्दा है कि जो आपने पूछा, ऐसे लोगों ने जब कहा कि सारी चीजें जब एक है, नाउ वी कांट मेक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट बिकॉज हजारों तपस्वी संत मुनि हुए, हजारों लोगों ने क्लेम किया उनको समाधि हुआ. ईस्टर्न ट्रेडिशन में, भारतीय पक्ष में, वहां पर भी जैसे जीसस हुए और बहुत सारे लोग हुए, उन लोगों को भी कुछ कुछ दिखा. द यूनिटी ऑफ एवरीथिंग, यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस दिखा. तो हम कम से कम ये मान सकते हैं कि इन लोगों को धर्म का भास हुआ. तो मानव जाति एक, मानव धर्म एक होना, मानवता में समानता को देख पाना, अभी भी जो मानव स्ट्रगल कर रहा है इक्वालिटी के लिए, स्त्री पुरुष में इक्वालिटी, बड़ों छोटों में इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी फॉर हैंडीकैप पीपल, तो हैंडीकैप एक्सेस होता है, ये सब क्या है? हम बेसिकली समानता को ही लेकर चल रहे हैं ना. वो ये कह रहा है कि यदि तुम्हारे पास पैर है, तुम पिक्चर देखने जा सकते हो, मेरे पास पैर नहीं है, मैं भी पिक्चर देखना चाहता हूँ, तो मेरे व्हील चेयर के लिए एक्सेस बनाओ. अभी आदमी यहां तक पहुंचा. एक समय में इन लोगों को कोई पूछता ही नहीं था, इनको मार देते थे, राइट. तो समानता का अपेक्षा हमारे अंदर है क्योंकि जाति एक है ना. हम भाव के रूप में भी समानता चाहते हैं, बट समानता डज नॉट मीन कि हम रूप की विधि से एक ही इकाई बन गए. वी हैव नॉट बिकम द सेम एंटिटी. तो भास आभास लोगों को मन और वृत्ति में हुआ ही है. कुछ मानव को चिंतन क्षेत्र में साक्षात्कार भी हुआ होगा, किसी व्यक्ति को बोध भी हुआ होगा. व्यापक वस्तु की चर्चा भारतीय दर्शनों में है ना. बौद्ध दर्शन व्यापकता को नहीं मानता है, चार्वाक दर्शन नहीं मानता है. व्यापक वस्तु की चर्चा भारत के अलावा अन्य किन्हीं दर्शनों में है, मेरी जानकारी में नहीं है. होता होगा तो देखना पड़ेगा, बट व्यापक की तो चर्चा है. तो ऐसा बोलते हैं कि जिन लोगों को व्यापक का ज्ञान हुआ, इसको समाधि में मानते हैं कि व्यापक का ज्ञान हुआ. हालांकि नागराज जी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट, और वील कम टू दैट लेटर. जो विकल्प बोल के बुक को हम देखेंगे, तो वहां पर ये वननेस का यदि अनुभव को मैं यदि सोचूं तो दो विधि से आ रहा है. एक तो उसके पहले जब हम, जो हमको लगता है कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैं दूसरों से भिन्न नहीं हूं, ये बोध होना, ये स्वीकार होना, मतलब सामने वाला भी आदमी मेरे ही जैसा है, उसके बेसिक धर्म के रूप में. उसको मैं भाषा से, चित्रण विधि से बताता हूं. ये साउंड आ रहा है अभी. इट सेड इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. आ रहा है थोड़ा. अच्छा, हाँ थोड़ा कट कर रहा है. ओके, अभी ठीक है. जी. ओके. तो ये जो समानता है, ये गुणों के अर्थ में एक समानता है. पहले देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं विदेश जाता हूं, विदेश से कोई मेरे यहाँ आता है, आई एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड एज एन इक्वल, नॉट कि मेरी भाषा अलग है, मेरा चेहरा. ये समानता. कुछ लोग इस समानता को देखते हैं, कुछ लोगों को ये समानता दिखता नहीं है. तो उनके जीवन में ही स्वीकृति में कोई भेद है ना. जिसको समानता दिखता है उसको कोई वास्तविकता दिखती है, जिसको समानता नहीं दिख रहा है उसको कोई वास्तविकता नहीं दिखती है. तो वी डोंट नीड टू सी एट दैट एजोटेरिक लेवल व्यापक के. अभी आप बोलिए कि ब्लैक्स आर इक्वल टू, आर द सेम एज व्हाइट्स, तो बहुत लोगों के गले से उतरता ही नहीं है. या जैसे हमने भाषा दिया है ना, डार्क ग्रेज आर इक्वल टू द पिंक्स. व्हाइट तो कुछ होता नहीं है ना, व्हाइट इज अ मिसनोमर, देयर इज नो व्हाइट कलर, इट्स अ पिंक, शेड ऑफ पिंक और क्रीम.
So the creams are equal to grays. ऐसे नो वे, उसका 50 कारण लेकर आएगा. So सिमिलैरिटी जब हम भाषा यूज करते हैं वो गुणों के अर्थ में हो सकता है. फिर चित्त में है डिफरेंसेस, जो भी हमारी डिफरेंशिएशन है, आप मेरे से भिन्न हो, फ्रांस इससे अलग है, मैं उससे अलग हूँ, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा बगल वाला है, ये सारे जो भेद हैं ये चित्त में है. इसको आगे हम और अध्ययन करके देख सकते हैं. चित्रण के कारण ये होता है, भिन्न भिन्न चित्रण. उसकी मान्यता कुछ मन से है, कुछ वृत्ति से है, कुछ तर्क से है, कुछ धर्म से है. इसमें जब व्यापकता का दर्शन में भाषा प्रयोग हुआ है, प्रतिभास है ना, you'll see that it's a very beautiful word. जब व्यापकता, क्योंकि व्यापक क्रिया शून्य है, there is no distinction in व्यापक, right? It's not कि भारत में जो व्यापक है फ्रांस के व्यापक से भिन्न है. व्यापक व्यापक है. इसकी जब स्वीकृति चित्त को प्रभावित करती है, या चित्त इस स्वीकृति से जब प्रभावित हो जाता है, यदि किसी में होता है तो दो मनुष्यों में जो बेसिक भेद उसको पहले चित्रण की दृष्टि से दिखता था वो खत्म हो जाता है. So when he meets you, he meets me, he meets my father, he doesn't feel that he is meeting different people. जो पहले उसको फील होता था कि these are different people, that man is good, this man is bad, इसने मेरे साथ ये किया. अभी क्या होता है, when we meet people, हम उसके मानव वाले पक्ष को नहीं मिल रहे. We have met the person we have met last, and जो हमारी प्रीवियस उसके साथ एक्सपीरियंस है या सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस है, इससे जो हमारे अंदर जो अच्छा लगा बुरा लगा का जो स्वीकृति है, इस फिल्टर के साथ हम उस व्यक्ति को देखते हैं. सो व्हेन यू आर मीटिंग मी द 5th टाइम, द 6th टाइम, यू आर मीटिंग मी विद दैट इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट इन मी यू लाइक एंड यू डोंट लाइक. द प्रीवियस मेमोरी है ना, इट्स नो लॉन्गर अ ब्लैंक मीटिंग. ब्लैंक मीटिंग फर्स्ट मीटिंग में होता है, उसके बाद वो डेवलप होता है एंड वो शरीर यात्रा के लिए कम से कम वो बना रहता है. Some people are able to reach certain states of knowing in the jivan, in the chit itself, and extremely minuscule in the buddhi, जिसमें ये चीज dissolve हो जाती है. This difference dissolves, just like the difference between pink and gray people have dissolved, right? Dissolving, अभी dissolve हो ही रहा है. Equality at work, you cannot discriminate अभी worldwide. कोई corporation discriminate नहीं कर सकता है. अभी भी न्यूज आता है गूगल ने डिस्क्रिमिनेट किया. मेरे बैकग्राउंड लंदन में अभी तक आता रहता है, एथनिसिटी के कारण आपने डिस्क्रिमिनेट किया. तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन अभी स्वीकार नहीं हो रही है ना, पहले होती थी, ये आधार था, अभी नहीं होती है. वर्ल्ड वॉर 2 तक भयंकर डिस्क्रिमिनेशन था. वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स में व्हाइट्स एंड ब्लैक्स को सेग्रीगेशन था. इट वाज कॉल्ड अ सेग्रीगेटेड आर्मी, राइट. So यहाँ तक था that apparently the white soldiers would not board tanks that were driven earlier by the greys. White मतलब the pinks. उसकी जो मान्यता है कि ये काला टैंक है या ग्रे टैंक है, वो टैंक के ऊपर भी आ जाता था. पैटर्न टैंक्स को है ना. You see some of the movies from that time. World War 2 पे तो इतनी मूवीज बनी है ना, तो वो सेग्रीगेशन उसमें है. ये एक गलत मान्यता. तो ये जो भेद है अब नहीं रहा, आज के अमेरिकन आर्मी में नहीं है. A black is a gray person is a was a chief of the military forces. NSA हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी. 40 साल में इतना अंतर हो गया है. तो क्या हुआ है, मास स्केल में चित्त के स्वीकृति में चेंज हुई है अक्रॉस अमेरिका. Not in the common populace, not so much in the common populace, but in the power structures में ये स्वीकृति आई है. After World War II, just very recent, क्या हुआ है, चित्त में कोई जो walls थे, जिसको दीवार कहते हैं, वो गिरे. The false projections and assumptions in the chit have dissolved. पहले था, and it was the basis for life and human society, and suddenly that wall disappears and a new basis for life and human society comes. ये है समानता. This is how it happens in the Chitran. So for very minuscule people, like I said, जिनका चिंतन में भी ये दिख जाता है और व्यापक का कुछ सेंस हो जाता है, उनको मान लेते हैं.
then these walls totally get, जो इंग्लिश में शब्द है obliterated है ना, ध्वस्त हो जाता है. तब वो जो दूसरे आदमी को मिलता है उसको उसमें भेद नहीं दिखता है, तो वो बोलता है समानता है. But that samanta is not darshanik, it is bhavatmak. That doesn't mean that the earth is not different from Pluto. It is different from Pluto and you are different from me because we go to the toilet at different times. Simple. ठीक है? ठीक. ये वेदांतिक ट्रेडिशन में is one of the biggest tragedies, and this is my personal opinion of the Vedantic tradition. Massive tragedy. ये जो oneness को लेकर इतना नागराज जी बोलते थे गुड़ गोबर, it is a tragic outcome कि आधा अधूरा समझ के लोगों ने व्याख्या दी, उसको कुछ का कुछ बना दिया, है ना. ऑफ कोर्स जो यूरोपियंस आए उन्होंने उसको रिजेक्ट भी किया, कुछ लोगों ने बदमाशी भी की, है ना, टू शो इट इन. इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये जो पूरा इसी वेदांतिक ट्रेडिशन है, केविन कम्स फ्रॉम दैट, ये पूरे को नकारा है. इट रिजेक्ट्स ऑल ऑफ दिस आउटराइट, अद्वैत मोक्ष, एटलीस्ट इन इट्स व्याख्या. when you listen to some of the actual serious practitioners, they have a different story. They say नहीं, ये नहीं बोल रहा है कि ये सब गायब है. This is all not Maya. That's a very wrong interpretation of the word. Okay. इसकी एक लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, and then they try to explain it कि केवल ये है. Finally देखिए, भ्रम सत्य है, इसको भ्रम शब्द नाम दिया है. So now you are willing to accept only the unity of this, and all this is gone. Right? ये एक्सप्लेन ही नहीं होता है. वो क्या बोलना चाहते हैं मुझे अभी तक समझ में नहीं आया. Not that I have studied it very deeply, but I've seen both views in the same tradition. वो तो मुझे लगता है जो हल्के लोग हैं जिनको उसका पूरा इंपोर्ट नहीं समझ में आया मिथ्या शब्द का, तो उसको ये सबको मिथ्या बोल देते हैं, फिर यूनिटी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. But we should do that. We should do those comparative studies sometime. है ना? Let's see. आज जब मैं अपनी पत्नी सुप्रिया से मिला पहली बार, तब मैं ऋषिकेश जाता था एक आश्रम सेवा करने के लिए और वहाँ के गुरु को सुनने के लिए वगैरह. तो समय मैंने भी अपनी पत्नी को बोला कि हाँ, सब एक सपना है और सब माया है, और ये सारा ज्ञान दिया उसको. तब उसने कहा कि अगर सब एक सपना है तो तुम ये इस पुल से क्यों नहीं कूदते हो? Why don't you jump from the bridge right now? तो उससे पहली बार मुझे ये थोड़ा भास हुआ कि शायद सब एक सपना नहीं है. हाँ, ये एक घटना थी. इसकी इंटरप्रिटेशंस एक्चुअली उसके जब डीपर स्टडी में जाते हैं, some of the analysis is brilliant, simply brilliant, but the problem is उसको जब कंपाइल करने जाते हैं, whoever tries to compile it, it throws up many errors. फिर उसकी जो इंटरप्रेटर्स हैं, then I feel they make a mess of it. फिर जो layman follower है वो तो और भी mess कर देता उसको. Actually it's a very evolved principle, Vedanta, but actually मतलब it is actually नहीं, not just because I'm saying it, but है ना, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे स्वप्न की अवस्था का एनालिसिस है ना, जागृत स्थिति का एनालिसिस है. सो यूजिंग लॉजिक यू कैन काउंटर मेनी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जागृत अवस्था में, वी आर इन द वेकिंग स्टेट, एवरीथिंग सीम्स रियल, यू आर देयर, आई एम देयर, है ना. आई बिलीव दैट यू आर देयर, ऑल्दो आई हैव नेवर सीन यू, आई कांट सी यू, आई हियर यू. सो मेरे अंदर एक स्वीकृति बनता है कि हाँ, एक आदमी है जो दूर से बोल रहा है. तो ये सारी जो हमारी लॉजिक डेवलप होती है, वो जो हम प्रत्यक्ष अनुभव जिसको कहते हैं इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस से होता है. इसके मूल में ये स्वीकृति है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द इंटरनेट. इफ यू डोंट हैव द एक्सेप्टेंस दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड द इंटरनेट, ये मान्यता यदि मुझ में नहीं है, स्वीकृति ये चित्त में ही है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू बिलीव, वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर मी टू बिलीव 50 years ago दैट 7:14 इंडियन टाइम को मैं धरती के दूसरे कोने के किसी आदमी के साथ बात कर रहा हूँ. उस समय क्योंकि टाइम डिफरेंस की कंसेप्ट थी, बट बात करने की कंसेप्ट नहीं थी.
200 साल पहले टाइम डिफरेंस की भी कंसेप्ट नहीं थी. नोबडी न्यू दैट जर्मनी हैज अ डिफरेंट टाइम जोन कंपेयर्ड टू इंडिया 300 years ago. सो जिस स्तर से हम चीजों को देखने जाते हैं ना, वो बहुत छोटा स्तर है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बहुत मैंने वर्ल्डली हमारी परसेप्शन होती है. क्योंकि जब हम सोते हैं, जब सपना देखते हैं, तो ये दुनिया गायब हो जाती है. देयर इज नो मध्य दर्शन, देयर इज नो जूम कॉल, देयर इज नथिंग, इट जस्ट डिसअपियर्स. तो उस पर जो तर्कशास्त्री होता है ना, जो लॉजिशियन है, और लोगों ने इस पर बहुत बहस किया पहले, वी डोंट नीड टू रीइन्वेंट ऑल दैट, एंड इसके पूरे थियरी निकाले हैं. इंडियन फिलोसफी आप तो देखे होंगे, इट वाज फुल ऑफ सच ब्रिलियंट आर्ग्यूमेंट्स कि भाई जब नींद की अवस्था में तुम्हारा जागृत अवस्था गायब हो गया, तो इसकी क्या लोकस स्टैंडी है. सो इट एग्जिस्ट. सो देन you would have heard the term, then Shankaracharya, Adi Shankaracharya called it व्यवहारिक सत्य, right? Behavioral reality, like इसको मध्य दर्शन में कहते हैं वस्तु स्थिति सत्य. So how can I believe that the world exists when it disappears in the state of dreams? And how can I believe that the dream also exists when that also disappears in the state of deep sleep? सुषुप्ति में वो भी खत्म हो जाता है. सपने देखने को तेजस बोला, तेजस अवस्था. फिर प्रज्ञा का है डीप स्लीप को, फिर तुरिया बोलते हैं, उससे ऊपर भी, उससे जो ऊपर अवेयरनेस है, वो पूरी व्याख्या चर्चा उस तुरिया अवस्था से बता देते हैं. तो उसमें ड्रीम भी गया, वेकिंग स्टेट है ना, जिसको वैश्वनर ऐसा कहते हैं ये लोग, भाषा जो है शब्द पूरा रिजेक्ट हो जाता है फिर. सो पूरी जो व्याख्या है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू टू मध्य दर्शन, अन्य दर्शनों में जो भी सही पक्ष बोला गया है, इट कैन बी एक्सप्लेन ब्रिलियंटली, एंड उसकी अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छे से हो पाती है. नहीं तो नहीं हो पाती है, पल्ले नहीं पड़ता है. मुझे नहीं लगता जो लोग अध्ययन भी करते हैं उनको भी बहुत ज्यादा पल्ले पड़ता होगा, कम पड़ता है, मतलब बिकॉज इट इज सो वास्ट एंड सो मेनी थिंग्स हैव कम, वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर इट. कोई करता होगा, अदरवाइज इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इतना है कि जो बाबा जी बोले ना, मैक्स मिलर लिख कर गया, इंडियन फिलोसफी येट अंडर डिस्प्यूट, वही होता है, सब झगड़ा ही है. Anyway, so Madhya Darshan is saying that this is very much a part of reality. All of this is reality. So because ये आ गया थोड़ा सा हमारे लिए चर्चा के स्टैंडर्ड में जंप है ये, बट दिस इज कॉल्ड स्थिति सत्य. ये जो पार्ट है, stateful truth, absolute truth, it doesn't change ever. Okay, because the seer can never disappear. देखो, देखने वाला मैं हूं, मान लेते हैं, यहीं पर भी यदि बात करेंगे, दिख रहा है व्यापक वस्तु, शून्यता दिख रहा है, तो मैं शून्य कैसे हो सकता है? उसके बाद मैं आके बोल रहा हूं कि मैं शून्य हूं, मतलब मैं फिर शून्य से अलग हो गया ना. बहुत सिंपल तर्क है ये. इट डजंट टेक लॉन्ग टू कट दिस, दैट दी सीयर कैन नेवर डिसअपियर. दृष्टा कभी ध्वस्त नहीं हो सकता है. कैसे जाएगा भाई? जिस स्तर से आप देख रहे हो वो खत्म हो सकता है ना. जैसे बहुत सिंपल, ये रेसिज्म का वेरी गुड एग्जांपल. भाई आंखों से दिखता है कि चमड़े का रंग अलग है. चित्त और वृत्ति, वृत्ति में लॉजिक आता है, मन से दिखता है कलर अलग है, तो वृत्ति और चित्त मान लेंगे अलग है. ये रेसिज्म है. रेसिज्म लॉजिकली फेल कैसा होता है? जब आप बोलते हो कि भाई चमड़े का रंग तो चमड़ा है, उसके अंदर के ऑर्गन्स तो वही है, हृदय का तो कोई कलर होता नहीं. सबका अंदर, एक बार चमड़ा खोल लो, अंदर का रंग सब एक ही है, राइट? तो ये लॉजिक आता है. चित्त में भाव की स्वीकृति होती है कि चमड़ा अलग है और हृदय भी यदि अलग है, लेकिन मेरी स्वीकृति में है कि ये मानव, इसके साथ संबंध है कि ये चित्त है. तो देखने की स्तर में चेंज होता है. इस अर्थ में दृष्टा चेंज होता है. यू कैन से दैट द फर्स्ट सीयर इज नॉट इक्वल द सेम एज द सेकंड सीयर, है ना, बट अल्टीमेटली देयर हैज टू बी समबडी टू सी. तो ये स्थिति सत्य कहा है इसको. वी विल स्टडी इट इन डिटेल आगे, है ना. ये वाले भाग को वस्तुगत सत्य कहा है. दिस होल डेवलपमेंट हियर इज ऑल वस्तुगत सत्य. विकास कम विकास, जागृति कम जागृति. एंड द स्पेसिफिक सिचुएशंस दैट वी टॉक ऑफ आर कॉल्ड वस्तु स्थिति सत्य. जैसे मैं और अभी आप इस समय बात कर रहे हैं, ये वस्तु स्थिति सत्य में, यहाँ बैठा हूं, वहां बैठे हैं,
इसी को व्यवहारिक सत्य कहा गया है वेदांतिक ट्रेडिशन में। हाँ जी वर्षा जी। भैया जी मुझे ना एक व्यापक से संबंधित एक प्रश्न पूछना था। जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि व्यापक में साम्य ऊर्जा है या व्यापक से ही सभी इकाइयां ऊर्जित है। भैया जी मतलब जैसे आप भी एक स्टूडेंट रहे हैं और मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, तो क्या आपकी भी ऐसी कल्पना कभी जाती है जैसे मेरी जाती है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे सूर्य हर एनर्जी का भी अल्टीमेट सोर्स है, तो इस सूर्य की जो मतलब किरणें हैं वो व्यापक में ऊर्जा का कारण बनती हो, ऐसा कभी कल्पना जाता है? और अगर ऐसा नहीं है कि व्यापक इस सूर्य से ऊर्जा पाता है, तो फिर हम लॉजिकली इसे कैसे समझें? नहीं, लॉजिकली समझने का यही विधि है कि उसको बार बार आपको सोचना पड़ेगा, किसी समय में आपको स्वीकार हो जाएगा, ठीक है ना। लॉजिकली देखिए एक समय के बाद लॉजिक खत्म हो जाता है, लॉजिक की एक सीमा है। अब हम लॉजिकली बोल ही सकते हैं कि व्यापक में ऊर्जा नहीं है, व्यापक स्वयं ऊर्जा स्वरूप है, ठीक। हम लॉजिकली आर्ग्यू कर ही सकते हैं कि भाई व्यापक को व्यापक होने रहने देते हैं, उसको शून्य रहने देते हैं, उसको ऊर्जा नहीं बोलते, हम बोल देते हैं कि इकाई में अपने आप ऊर्जा है। ये पोस्टुलेट किया ही जा सकता है, ठीक है ना। तो परमाणु में जो ऊर्जा है उसका स्रोत स्वयं परमाणु है, ये तर्क किया जा सकता है, देयर इज नो वे टू डिस्प्रूव इट। तो ये एक अनुभूति है, किसी एक समय के बाद जीवन में जो कुछ चीजें होती है, तर्क का जो सीमा है जीवन में, ये चित्त और वृत्ति के संयुक्त रूप में होता है। ये वास्तविकता को देखने का एक स्तर है। दिस इज वन लेवल ऑफ लुकिंग एट रियलिटी फ्रॉम विच रियलिटी कैन बी सीन। इसके परे भी देखने का स्तर है जिसको चिंतन और बोध कह रहे हैं, फिर फाइनली अनुभव कह रहे हैं। तो इसको समझने के लिए चिंतन क्षेत्र का उपयोग करना पड़ेगा, उसके पहले उसको ऐसे ही चित्रित करके देखना पड़ेगा जैसे यहां पर बताया गया है, ठीक है ना। बट आपने जो कहा उसको लॉजिकली काउंटर एक्ट ऐसे कर सकते कि सूर्य के किरण में जो ऊर्जा है उससे व्यापक ऊर्जित हो रहा है, ये एक पोस्टुलेट हो सकता है, वी कैन एग्जामिन इट। पर इसमें मूल मुद्दा यह है कि सूर्य का किरण जब हम कहते हैं तो सूर्य किरण सूर्य का एक भाग हो गया, सूर्य का एक डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब मून में जो उसकी उपज है वो सूर्य से हो रहा है, सो उसका जो रूट एनर्जी है वो सूर्य में मिलेगा। और सूर्य में जो एनर्जी है उसके जो अंश है, जिन अंशों से सूर्य बना है, टुडे वी नो कि उसमें परमाणु नहीं है, एटम्स नहीं है, तो उससे बन रहा है, हीलियम से। फिर उसके मूल में जो ऊर्जा है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो परमाणु स्तर पर फ्यूजन और फिशन हो रहा है उसके मूल में ऊर्जा कहाँ से मिला, जैसे परमाणु बम का विस्फोट होता है। लॉजिकली हम इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। पहले जो मैंने आपको बताया वो जीवन में देखने के स्तर के अनुसार, तो इतने छोटे परमाणु में इतना सारा ऊर्जा कहाँ से आया। जैसे अभी यूरेनियम से एटम बम बनाते हैं, भाई कितना यूरेनियम लगता है पूरे कंट्री को खत्म करने के लिए, बहुत कम लगता है। तो इतनी ऊर्जा आई कहां से उसमें। ठीक है दीदी, इस डायरेक्शन में हमको सोचना पड़ेगा। जी जी भैया, मतलब दीज क्वेश्चंस मतलब एक ट्रिगर की तरह काम करेंगे। आई थिंक कुछ और चीजें आएंगी मन में, आंसर मिल पाएगा। तो ये और कोई, हाँ, थैंक यू भैया। तो इसको स्थिति सत्य कहा है, इसको वस्तुगत सत्य कहा है। तो मध्यस्थ दर्शन के स्थिति सत्य में इकाई भी है, व्यापक भी है। इसीलिए परंपरा में जो एक भाषा यूज होता है, भारतीय परंपरा, भारतीय वेदांतिक परंपरा, वो भी अद्वैत वाला परंपरा में ब्रह्म को सत्य कहा है, जगत को मिथ्या कहा है। वो किस अर्थ में मिथ्या कहा है वो भी जाना पड़ेगा हमको, इट इज नॉट सो सुपरफिशियल। बट उस भाषा को भी दर्शन में ठीक किया गया है, ब्रह्म को सत्य बोला है और जगत को शाश्वत बोला है। दिस होल थिंग इज अ जगत, इट एग्जिस्ट। So the Hubble telescope is a reality. We sitting on the Hubble telescope is a reality. Everything is a reality. Can't be denied. Inflation,
ना, पैसा, एवरीथिंग एग्जिस्ट। मनुष्य की कल्पना में है पैसा और इन्फ्लेशन, और सभी लोग एक जैसा मानते हैं, तभी तो इन्फ्लेशन है। ठीक, जिस पर और किसी को ठीक है, वी हैव अबाउट 5 मिनट्स। भैया स्थिति सत्य आपने बोला, जो सीयर का स्थिति देखो, सत्ता में व्यापक वस्तु में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति स्थिति सत्य, या संपृक्त प्रकृति इक्वल टू स्थिति। अच्छा, ओके। मैंने वो, क्योंकि केविन से जो बात हो रही थी उसके कंटिन्यूएशन में मैंने कहा कि फाइनली उसके मतलब जो भाषा है ना, भारतीय भाषाओं में, दार्शनिक उसमें फाइनली बोलते हैं कि एक समय में दृष्टा भी गोल हो जाता है। उसको कल्पना करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चित्र, तो हमको ये प्रश्न आता है कि दृष्टा गोल कैसे हो सकता है? फिर देखने वाला तो कोई तो चाहिए ना, बोलने के लिए कि मैं व्यापक हो गया, मतलब कोई तो बोल रहा है ना कि मैं ब्रह्म हो गया। तो बोलने मात्र से तुम ब्रह्म से अलग हो गए, क्योंकि ब्रह्म तो बोलता नहीं है। तो इसका कंक्लूजन ऐसे निकाले कि आत्मा परमात्मा, वो जो बोला कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसकी बजाय आत्मा परमात्मा में संपृक्त रहती है, ऐसा बोल सकते। हाँ, विलीन होना, जो जीवन, वही जो विलीन होना जो शब्द है, दिस इज द सेम एज जो एक होना, व्हाट केविन स्टार्टेड द पॉइंट विद, वननेस। वो वननेस, उसका अस्तित्व अलग रहता है। इट बिकम्स इम्ब्यूड विद द क्वालिटीज ऑफ द सत्य, ऑफ द परमात्मा। जैसे प्रेम में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ब्लाइंड लव? एक आदमी, वो लड़की या लड़की लड़के में विलीन हो जाती है, उसको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है पूरे दिन। इन्फैचुएशन, लव इज ब्लाइंड बोलते ना, क्या है? तो वो बाकी सब भूल जाता, केवल उसमें भीगा रहता है। तो जब भाषा इज एक्चुअली गुणात्मक, कारणात्मक भाषा है वो विलीन होना। जैसे हम लोग मध्यस्थ दर्शन में विलीन हो गए, पूरा दिन यही चलता है खोपड़ी में, मान लेते हैं ना, और कुछ चलता नहीं। जिसको दारू पीना रहता है वो दारू में विलीन रहता है, पूरा दिन दारू ही चलता है उसके खोपड़ी में। नेक्स्ट पैक कहां से मिलेगा? जो पैसे में विलीन है पूरे दिन वही चलता है, उसमें पैसा कहां से मिलेगा? उठता है तो पैसा सामने खड़ा हो जाता है। तो विलीन मीनिंग वो जो क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द क्वालिटी ऑफ व्यापक, मतलब अस्तित्व अपना अस्तित्व रहते हुए। We can presume it that way, yeah. But darshan does not use this terminology. Darshan uses the term tadrup होना, उसको आगे देखेंगे। तद्रूपता, विलीन शब्द नहीं। भैया एक प्रश्न बन रहा है, ये जैसे मैं तो जी रहा हूँ परिवार के साथ और अपने लोगों के साथ और दोस्तों के साथ, समाज के साथ, तो जैसे ये जीवन क्रिया, 30 मूल्य, ये सब मुझे बहुत अच्छे भी लग रहे हैं और मुझे काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं। जैसे व्यापक को समझने से, और ये मुझे कैसे हेल्प करेगा? मैं इसको क्यों और गंभीर से समझना चाहूँगा। अभी देखिए, व्यापक को समझना, उसका उत्तर है कि जिज्ञासा है ना। मूल में वास्तविकता कैसी है, क्यों है, इकाई क्यों है, कैसी है, उसका मूल स्वरूप क्या है। इसमें जैसे जैसे हमारा जिज्ञासा प्रबल होता है तो हमको सोचते सोचते यहाँ तक जाना पड़ेगा कि इकाई में जो मूल ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है ना। और ये तर्क के जगह पर मैं बता रहा हूँ। तो आपने जो पूछा उसका उत्तर है, जो जिज्ञासा होने से वो उसकी आवश्यकता बनेगी, एक है ना। दूसरा, व्यापक को पहचानना, पहले हम नहीं पहचानते थे, इसी में घूमते थे, है ना। अब दर्शन आ गया, बता दिया ये व्यापक है, तो हम लोगों को बोल देते हैं कि ये व्यापक। उसके बाद फिर वैसे ही जीते हैं, माता पिता, है ना, खाने और चाय कॉफी के साथ, आप जैसा बोल रहे हैं। तो दूसरा उसका उत्तर है कि एक तो जिज्ञासा के लिए, दूसरा यह है कि व्यापक को समझने से अखंडता
हमको कहीं ना कहीं चित्त के क्षेत्र में स्वीकार हो सकती है या होती है, यदि हम उस पर ध्यान देते हैं तो उससे धर्म को समझने में हमको मदद मिलता है। बट उसके लिए भी जिज्ञासा चाहिए। उसके पूर्व में मात्र सूचना के आधार पर व्यवहार अभ्यास करने के लिए या व्यवहार अभ्यास में प्रवेश करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। जिज्ञासा से होगा ये, और होने से ये लाभ होगा जो मैंने आपको कहा। लाभ ये होगा कि सभी वस्तुओं में अखंडता तथा जो बड़ा चित्र है धर्म और सत्य का, ये हमको प्रतीत होता है या प्रतीत हो सकता है। हाँ, जिज्ञासा तो था पहले से कि हम लोग कैसे ऊर्जित है, कैसे सब चल रहा है। अभी ये सब काफी क्लियर हुआ और उससे अच्छा भी लग रहा है। और ये आगे और कैसे हेल्प करेगा, जितना इसको समझते जाएंगे क्या बता सकता हूँ भैया जी, जैसे अभी कर रहे हैं, मतलब उनकी तरफ उनके लिए कुछ कहने का ध्यान जा रहा था। जैसे भैया जी, जब आप ये कह रहे हैं या हम भी ऐसा देखते हैं कि मूल्यों को समझकर और उनके अनुरूप जीने से बहुत खुशी मिलती है, और क्योंकि वो बहुत संबंधों से जुड़ता है तो बहुत अपील भी करता है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि संबंध जो हम कह रहे हैं या जो भी मूल्य हम कह रहे हैं, वो उनका साक्षात्कार तभी होगा जब ये पूर्णता के रूप में हम व्यापक में अनुभव कर पाएंगे, है ना। नहीं तो वो जो मूल्य है, मूल्यों का जो क्या तृप्ति बोलते हैं, उनकी निरंतरता आप में नहीं बन पाएगी या मुझ में भी नहीं बन पाएगी। तो अभी जैसे आप विश्वास को समझते हैं या हम समझते हैं, तो विश्वास को समझ पाते हैं, लेकिन हर वक्त विश्वास के साथ जी नहीं पाते, क्योंकि विश्वास का साक्षात्कार समझ रूप में मुझ में स्थापित नहीं हो पाया है। तो अभी जब आप और हम समझते हैं संबंध को या मूल्यों को, तो वो पूरा नहीं पड़ेगा, वो पूरा साक्षात्कार के बाद ही होगा। तो ये क्रम ऐसे ही बनता है। तो आप इसको, जैसे आपके बहुत नजदीक संबंध है या मूल्य हैं, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये संबंध मेरे बहुत नजदीक है, ये मूल्य मेरे बहुत नजदीक है। तो इसकी पूर्णता मुझ में तभी होगी जब मैं व्यापक में से अनुभूत कर पाऊंगा, क्योंकि वो स्थिर ही तब होंगे। ऐसा ये भी एक प्रेरणा का स्रोत आप में बन सकता है। ऐसा बहुत बढ़िया। वर्षा दीदी, आप ही से बात हुई थी ना अभी कुछ दिन पहले फोन पे? जी जी हाँ जी भैया। ठीक है। नहीं, वो यहाँ नाम आता है, नंबर नहीं आता ना, तो जस्ट जोड़ने का कोशिश किया। ठीक। जी भैया, जी भैया। नहीं ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सत्याभास होना भी आवश्यक है, सत्याभास होना भी आवश्यक है। बट जो विजय जी ने पूछा कि भाई है ना, आगे वो कैसे मदद करेगा, तो मेरे अनुसार तो इस प्रकार से चित्त को विशालता की ओर ले जाने में ये सक्रिय रहता है। और कुल मिलाकर जीवन तृप्ति भी, हमारी मानव की तृप्ति, जीवन तृप्ति भी संपूर्णता को समझ के, संपूर्णता के साथ जो सही भाव है, जिसको नियम, न्याय, धर्म और सत्य कहा गया है, उसमें रहने से ही बनता है। इसीलिए संपूर्णता को भी समझने की आवश्यकता बनती है, क्योंकि एक क्वेरी आ ही सकता है कि एक मानव को ये सबके साथ जूझने की आवश्यकता क्या है। वो ठीक ही है, क्योंकि ये जिज्ञासा के आधार पर, क्योंकि अभी भी जो आदमी इनका अध्ययन करता है जिज्ञासा के आधार पर ही करता है। देखिए, एक आज भी यदि देखेंगे, एक फिजिसिस्ट इसका अध्ययन करता है ना। एक आदमी जो फिजिसिस्ट बनाता है उसको मार्केट में ले जाता है, एक आदमी उसको बेचता है। तो सभी की उद्देश्य या ध्येय यदि आप देखेंगे अलग अलग है। एक को बेचना है, एक को अध्ययन करना है, एक को जो अध्ययन किया है उसको मानव उपयोगी बनाना है टेक्नोलॉजी के रूप में, है ना। सो दिस इज साइंस, कन्वर्जन टू यूटिलाइजेशन बाय ह्यूमंस इज टेक्नोलॉजी, एंड ट्रेडिंग बिटवीन टू ह्यूमंस इज बिजनेस, राइट। एंड तो ये उद्देश्य बनने से फिर इन चीजों को समझने की आवश्यकता बनती है। इस संपूर्णता को समझने से फिर हम प्रतिदिन के जो निर्णय हैं, जिंदगी जीवन के जो बड़े निर्णय हैं, जो हमारी बड़ी मान्यताएं हैं, दर्शन पढ़ने से ये सब में परिवर्तन होता है। और उसके जब डिटेल में जाते हैं तो और छोटे स्तर पर भाव के रूप में, मन के रूप में, प्रतिदिन के जीने, फिर सुख दुख, ये सब पर प्रभाव आता है। ठीक है।
तो बढ़िया है। तो टाइम तो हो गया, तो हम अगले आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे विल बी आवर लास्ट सेशन फॉर दिस परिचय शिविर। आई विल जस्ट सम दिस अप एंड देन संडे ऑनवर्ड्स हम पुस्तक को ले लेंगे, ठीक है ना? बढ़िया, धन्यवाद भैया। ओके जी, धन्यवाद। भैया ये जो बुक बोल रहे थे ये 2012 का है ना? आपको 2020 में अपडेट हुआ है बोल रहे थे? नहीं, वो दूसरा इंग्लिश में जो बुक है, ये तो नोट्स है, ये हाँ, हाँ। ये तो परिचय शिविर नोट्स है ये। हाँ, 10 साल हो गया। ओके ओके, ठीक, ठीक है जी भैया। ठीक है, ओके जी, नमस्ते, बाय। नमस्ते भैया। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू सभी भैया, को थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी धन्यवाद, बाय।